जाके फारिग होते हैं जी। चलो हाँ, वैसे इतने बच्चे तो हैं ही नहीं। क्या वाकई इतने ही हैं या बाहर खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं, या बारिश से और हो सकता है कुछ दूसरी क्लास से आ रहे हो? वो हम नहीं है। अच्छा, वो आप ही लोग हैं, तो इसका मतलब है नहीं, इसको फिर मैं उतार ही देता हूँ अगर तो थोड़ी सी क्लास है तो। नहीं मतलब वो कर लेते हैं, उनका गला ना बैठ जाए। 13 स्टूडेंट्स ने दिया था, 14 ने सॉरी। ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर इतने से ही बच्चे हैं तो फिर फ़ायदा क्या होना है? ये बड़ी ज़्यादती वाली बात है। वो वीडियोस में देखेंगे फिर। नहीं, आपने एक दिन लगाना है ना। एक दिन लगाना है ना, तो कल लगाना। हाँ, मैं इस पर टाइम लगाना चाह रहा हूँ, और टाइम ऐसे लगाना चाह रहा हूँ कि वो टू वे हो, यानी कि मैं लोगों से रिस्पांस लूँ, हाँ भाई क्या सोचा था, किस तरह से था, तो वो रिस्पांस जो है ना वो बहुत ही थोड़ा सा कल कर लें। ऐसे कर लेते हैं मेरे ख्याल में, या शायद ये बाहर बच्चे खड़े इंतज़ार कर जी। ओफ हाँ, नहीं असल में ना ये मज़ेदार डिस्कशन मांगते हैं ये सवाल, लेकिन ज़्यादती हो जाएगी इतने से बच्चों के सामने जो है ना। एक टेस्ट का क्वेश्चन आपने कहा था किसी टाइम डिस्कस किया। हाँ, एक टेस्ट के सवाल को क्या था आपने कहा था बाद में डिस्कस करना, बड़ा सवाल था। हाँ, और एक टेस्ट 6 भी डिस्कशन से रहता है। टेस्ट 6 की डिस्कशन कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सैटरडे को इन सारी डिस्कशंस के लिए इकट्ठे होते हैं और तसल्ली से डिस्कशन करते हैं। मतलब सैटरडे को तो हमने इकट्ठे होना ही होता है, क्योंकि चैप्टर 4 ख़त्म नहीं हुआ होगा तो टेस्ट तो इसका ले नहीं पा रहे होंगे। ठीक है, सही है, फिर हमारे पास मार्जिन है। लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए। तादाद बढ़ती जा रही है, मुझे लग रहा है हमें दोबारा टेस्ट की स्क्रीन पे वापस जाना पड़ जाएगा। इतनी नहीं बढ़ती। इतनी नहीं बढ़ती। 14 बंदों ने टेस्ट दिया है, 14 बहुत है, पास भी इतने होते हैं। हाँ, पास भी तकरीबन इतने ही होते हैं, लेकिन स्टैट्स के मुताबिक हमारी क्लास में, एक मिनट मैं ज़रा रीसेंट फिगर देता हूँ ड्रॉप आउट होने के बाद, क्योंकि ग्रुप बी से ड्रॉप आउट भी होता है ना। इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उफ, ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये रेगुलर इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल तब होता है जब मैं कहता अंदाज़न इस क्लास में मोबाइल से आवाज़ आती भाईजान इन्हें। इतनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं भाईजान दुनिया बड़ी आगे जा चुकी है। एक एक्सपेक्टेशन तो ये करता है, एक ऐसी है तो जिसको हम उर्दू में बताएं वो इंग्लिश में कन्वर्ट करें, वहाँ से हम उठाएं तो चैट जीपीटी को कहें कि इसको प्रीसाइज फॉर्म में करें, उसको प्रीसाइज फॉर्म में करवा के पावर पॉइंट पे डालें और वो खुद भी प्रेजेंटेशन बना के दें। तो असल में ये जो आपने ट्रांसलेशन की बात की, ये काम तो कब का हुआ हुआ है? कौन सी ऐप है ट्रांसलेटर? गूगल का अपना ट्रांसलेट, गूगल गूगल ट्रांसलेट। ट्रांसलेटर वो सुन के भी ट्रांसलेट कर लेता है, वो लिखे हुए से भी ट्रांसलेट कर लेता है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैं इराक़ में था, वहाँ पे अक्सर लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी और उर्दू तो फिर, और हमें अरबी उतनी अच्छी नहीं आती, समझ आ जाती थी लेकिन हम उतना अच्छा नहीं बोल सकते थे। मैं गूगल ट्रांसलेट को इंग्लिश में बताता था और उसके बाद मैं प्ले करता था उस बंदे के कान के करीब करके, वो उसको अरबी में बताता था। गेम इधर तक पहुंची हुई, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2000 कोविड से पहले गया था मैं, 2020 या 19, तो ये 4 साल पहले मैं इंग्लिश में मोबाइल को बोल के बताता था और फिर मोबाइल उस बंदे को अरबी में बोल के बताता था कि ये वाले भाई साहब ने क्या कहा है। हाँ, ये गूगल ट्रांसलेट ये काम कर रहा है। अगर हम उर्दू में बता रहे हैं तो वो खुद भी कन्वर्ट कर रहे हैं
जाहिर है बात ये है कि जब मैंने उर्दू में उसे बताया या इंग्लिश में बताया तो वो उसको आपकी उर्दू को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता है, इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट कर सकता है। अब तो गेम बहुत आगे चली गई, इनकी रिकग्निशंस बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई हैं। खैर, मैं रेगुलर इंटेलिजेंस वाले मॉडल पे मैं देखने जा रहा था कि MFA में कितने हैं। 97। नहीं, 97 का ब्रेकअप थोड़ा सा डिफरेंट है। नहीं, मेरे लिए तो सेम है। वो टीचर टू टीचर उन दो में वेरी करता है ना, मेरे पास तो वो सारे बच्चे हैं। तो 97 स्टूडेंट्स नहीं, इसमें हटा, हाँ 91 एक्टिव स्टूडेंट्स हैं ड्रॉप आउट के बाद। तो 91 एक्टिव स्टूडेंट्स में से 14 ने मिड टर्म दिया, 15%। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लास में इस वक्त कितने हैं। ये एक ट्रेंड होता है कि क्लासेस के शुरू में लोग ज़्यादा होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होते हैं। और मैंने तो आज से 3-4 हफ्ते पहले आपको डिस्करेज कर दिया था कि बस जो हमने काम की बात करनी थी कर ली, अब हम पेस्टल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब चैप्टर 4 जब आएगा तब थोड़ी सी काम की बात होगी। वो चैप्टर 4 आ गया, तो इसलिए इकोनॉमिक या पॉलिटिकल या इस वाले वीक में बच्चों का माइनस हो जाना जो है वो ओके है, क्योंकि मतलब मैं खुद भी यही चाह रहा था कि अब आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि न्यूमेरिकल जितना हुआ है कोशिश करें ईद तक आप उसे ख़त्म कर लें। तो ईद के बाद आप में से जो सर अदील वाली क्लास है उनसे मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई है, तो आपके 2 अब बड़े टॉपिक उनके पास रह जाएंगे जो ICAP में, और ICAP ने रिसेंटली उन्हीं 2 टॉपिक की ग्रेड की परसेंटेज बढ़ाई है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बजटिंग। तो ये दोनों टॉपिक ऐसे हैं जो अच्छी प्रैक्टिस मांगते हैं। और मज़े की बात है कि बाकी टॉपिक्स में ना हमारे पास पास पेपर के सवाल नहीं मौजूद होते ज़्यादा। फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, कैफ में ये टॉपिक हुआ ही नहीं करते थे। ये 3 अटेम्प्ट्स पहले कैफ में पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो फिर टीचर्स बेचारे को क्या करना पड़ रहा है, किसी फॉरेन बॉडी से, CA फाइनल से, कहीं और से सवाल उठा के अमेंड करके आपको देना पड़ रहा है। बट बजटिंग और टाइम वैल्यू ऑफ मनी पुराने 3 अटेम्प्ट्स पीछे कॉस्ट के सिलेबस में होते थे। तो इसके बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक मौजूद है और आपके सेम लेवल का क्वेश्चन बैंक मौजूद है। तो इसमें आपको ICAP लेवल के सवालों की प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो इन 2 टॉपिक्स की एक सफिशिएंट प्रैक्टिस जो है वो करने से आपका MFA का जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रेंथन होता है। तो जिस वक्त वो सब चल रहा होगा हम पीछे चले जाएंगे। हमारी कहानी रह गई अभी 2 हफ्ते की। इन 2 हफ्तों में हमने चैप्टर 4 को ख़त्म कर लेना है, और जो हमारी डिस्कशन मिड टर्म फलाना रहती है इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। और देन फिर जब आप ईद के बाद आएंगे तो आप मुझे मिलेंगे 1.5 हफ्ते के लिए। आधा हफ्ता मेरे वाला और 1 हफ्ता पूरे वाला। दूसरे टीचर से मैंने साजिश कर ली है, उनके साथ सेटलमेंट कर ली है। तो आप 1 हफ्ते के लिए जब मेरे पास आ जाएंगे, उनसे आज़ाद हो जाएंगे, तो उस 1 हफ्ते में और पीछे वाले वीक के आधे हफ्ते में हम 1.5 हफ्ते में पूरे MFA के मैनेजरियल पोर्शन को तेज़ी से रिवाइज़ कर लेंगे सारा। यानी आपको पक्का उनके हवाले करने से पहले मैं एक दफ़ा अपनी तसल्ली से आपको रिवीजन करा दूंगा, और उसमें टेस्ट भी होंगे। जी, रिवीजन चैप्टर वाइज चल रही होगी और उसमें उसी तरह से, यानी रिवीजन 8 या 9 दिन की होगी। ये डिपेंड करता है कि हम उसकी क्या कंपोजिशन बनाते हैं। तो हर दिन जो पढ़ रहे होंगे उसका अगले दिन टेस्ट हो रहा होगा। उससे क्या होगा, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि अब आपका मैनेजरियल पोर्शन अच्छे से तैयार हो गया, आपकी अच्छी ग्रिप है, आपको भी तसल्ली हो जाएगी, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी। आप उसे साइड पर रख देंगे और अगले 1 महीने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के पीछे पड़े रहेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल इज़ नाउ तकरीबन 65 to 70%। तो ऐसा ना हो कि इस पोर्शन की मोहब्बत में वो पोर्शन हाथ से स्लिप हो जाए। तो मैं एक अच्छे टाइम पे बैकआउट कर जाऊंगा कि भाई ठीक है, मैंने जितना किरदार अदा करना था कर दिया है, अब न्यूमेरिकल जाने, आप जाने और अन्य व प्रैक्टिस जाने। नहीं, फिर एंड पे हम इस तरह से नहीं कर रहे होंगे। यानी कि मैं रिवीजन अपना वाला पोर्शन मैं पहले करा दूंगा, वो सर अपने हिसाब से रिवीजन किस वक्त कराएंगे वो उनका अपना पैटर्न होगा। लेकिन मुझे ये है कि मैं आपको सारा कुछ कराऊं और एंड पे उसको फिनिश करके, वो नहीं होता सारा कुछ करने के बाद एक बोतल में बोतल भरी, गैस भरी और ढक्कन नहीं लगाया तो गैस उड़ जाती है सारी।
तो मैं वो आखिरी ढक्कन लगा दूंगा कि हाँ ठीक है, रिवीजन समेत मैं अब आपको पक्का मसाला दे गया हूँ, आपके पास वीडियोस भी आ जाएंगी, वो हम वीडियोस यूट्यूब पे भी डाल देंगे। आप कभी भी उसके बाद एमएफए पढ़ने लगें तो आपने पीछे के चैप्टर्स में से नहीं उठा के वीडियोस देखनी है, आपने सिर्फ वो रिवीजन वाली वीडियोस देखनी है। तो ये इस तरह का प्लान होगा ताकि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छी तरह से जम जाए और फिर आप न्यूमेरिकल के ऊपर टाइम लगाते रहें, क्योंकि इस पेपर की मिथ ये है कि 2 चीज़ों को साथ लेके चलना है और ये इतना आसान नहीं है दोनों को साथ लेके चलना। ये 3 दिन वाला तजर्बा बड़ा अच्छा है। पिछले दिनों मेरी एक जगह पे मैं गुजर रहा था तो जवाद साहब से मुलाकात हुई, उनसे हम डिस्कस कर रहे थे कि माजी में जो जब हम एमएफए इकट्ठे पढ़ाते थे मतलब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर एमएफए आप क्यों नहीं पढ़ा रहे? उन्होंने कहा वो होने मज़ा ही नहीं रहा। खैर कहने का मतलब है कि वो मेरे से पूछ रहे थे कि आप एमएफए किस मोड में पढ़ा रहे हैं, तो मैंने कहा जी हम 3 दिन मैनेजरियल 3 दिन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल बड़ा अच्छा किया, क्योंकि हमने इससे पहले एक बैच पढ़ाया था जिसमें 1 घंटे उनकी क्लास होती थी, 1 घंटे मेरी क्लास होती थी सेम दिन। उससे बच्चे ना बस परेशान ही रहते थे कि वो न्यूमेरिकल को टाइम दें या थ्योरी को टाइम दें। तो उन्होंने भी कहा कि ये मज़े की अप्रोच मुझे लगी है कि आप न्यूमेरिकल के दिन अलग कर दें और थ्योरी के दिन अलग कर दें। एक उससे और अच्छी अप्रोच भी होती है कि पहले एक बंदे का पूरा पोर्शन कवर होता गया, आपने तैयार कर लिया, फिर दूसरा बंदा शुरू हुआ और उसका सारा पोर्शन कवर हो गया। ठीक है, वो अप्रोच भी है, लेकिन क्या होता है उससे फिर आप इतना दूर चले जाते हैं कि आप पीछे झांक के देखते हैं कि 3.5 महीने पहले जो है वो चैप्टर 9 पढ़ा था, वो इतना पीछे पड़ा हुआ होता है गरीब के, वो फिर बिल्कुल ही फारिग हो जाता है। जी ये अप्रोच तो हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं, 3 दिन वाली। मैं सिर्फ बताना ही चाह रहा हूँ कि उनसे बाय द वे डिस्कशन में ये वो हुआ कि एमएफए का आइडियल अप्रोच, यानी कि देखें ना, बात ये है कि एक सीनियर टीचर जो है उसके साथ आप बैठते हैं तो आप उससे मतलब उनके साथ बैठ के मैं ये थोड़ी पूछूंगा कि जी नवाज़ शरीफ सही है या इमरान खान सही है, उनसे ये थोड़ी पूछूंगा कि टमाटर महंगे होने के पीछे क्या रीज़न है। अगर एक सीनियर टीचर के पास बंदा बैठता है तो कोशिश करता है कि उस टाइम में कुछ ना कुछ अच्छी बातें डिस्कस हो जाएं, कोई गुर की बातें। तो उधर ये चीज़ डिस्कस हुई और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि ये आइडिया मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि न्यूमेरिकल के दिन अलग हों और थ्योरी के दिन अलग हों। तो जस्ट अचानक से बैठे बैठे याद आ गया कि इस तरह की हमारी एक डिस्कशन हुई थी। चूँकि मुझे भी आदत है, मैं भी चलते फिरते इधर उधर वॉक कर रहा होता हूँ, जवाद साहब की भी आदत है, वो वॉक कर रहे होते हैं, कभी कभी वॉक करते करते किसी जगह टक्कर हो जाती है। ऐसे में फिर हम भुने हुए छल्ली के जो दाने हैं और वो उसको एंजॉय करते हैं, किसी पार्क में ज़मीन पे बैठ के एंजॉय करते हैं फितरत को। बच्चे आसपास से गुजरते हुए कहते हैं पागल हैं दोनों, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं ज़मीन पे बैठे हुए हैं, अजीब लोग हैं ये, जो है ना ये सीए करके भी बेकार किया है इन्होंने। तो खैर कहने का मतलब है कि वो उसमें ये आइडिया हुआ कि चीज़ें इस तरह से चल रही हैं। कहीं आप कमती लोग की गलतफहमी में तो नहीं आ गई? हाँ, मुझे एकदम से ख्याल आया, 3 दिन क्लास होती है कमती लोग की। हाँ, ये आज एमएफए की है। हाँ, वो आप दोबारा अगले वीक के पहले 3 दिनों में हो रही होगी। ठीक, तो क्लास में एक और ऑडियंस कम हो गए। पहली हमारी क्लास जो है ना बारिश की वजह से बड़ी टूटी। टेस्ट सैटरडे को, जितना हमने पढ़ा है उसका सैटरडे को टेस्ट है, सैटरडे को 3 बजे टेस्ट होता है। ठीक, चूँकि इन्होंने कहा था कि कमती लॉ में 1-2 सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो वो फिर मैनेजमेंट ने कहा था कि ठीक है जी आप उस वक्त क्लास में बैठ जाएं। तो मुझे ये एकदम से ख्याल आया, मैंने कहा ये जो है वो कमती लॉ की गलतफहमी में आई होंगी कि ये कमती लॉ वाला टाइम है। तो ठीक है जी, फिर आगे चलें। इससे पहले क्या मेरे जुमले में से कुछ गलत मतलब निकालने की कोशिश करते? कौन सा पॉइंट रह गया? वो आप मिले, बस मिल के बातें शाती हुई और वापस। तो बातों में हमने काम की बातें ही करनी है ना। काम की बात ये है कि पढ़ाने का क्या तरीका है, बच्चों को कैसे ज़्यादा बेहतर सर्व किया जा सकता है। जी नहीं, हाँ नहीं, वो अगर सुबह का वक्त होता तो ज़रूर हम नान चने इकट्ठे खा रहे होते, लेकिन वो सुबह का वक्त नहीं था। मेरी इस गुफ्तगू में तो ऐसा कोई हिंट भी नहीं था। हाँ, असल में वो यही है कि होता ही है कि जब मिलते जुलते मिजाज के लोग मिलते हैं ना तो अच्छा लगता है। अब हम किसी ऐसी महफिल में जाके बैठ जाएं जहाँ बहुत ही ज़्यादा अमेरिकन माहौल हो और बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब लोग बैठ के खाना खा रहे हो और बंदा इधर उधर वालों को देख के यही सोचे कि यार ये कांटा कौन से हाथ से पकड़ा हुआ है, छुरी कौन से हाथ में है, किसको किस तरह से करके। मैं फर्गूसन में एक क्लाइंट पे हम पहुँचे तो वहाँ सीनियर मैनेजर भी आए हुए और वो बड़े
सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो इस वक्त डेलॉयट के पार्टनर हैं, मतलब यूसुफ आदिल के पार्टनर हैं। डेलॉयट का तो ख़त्म हो गया मामला। तो वो उस वक्त भी एक सीनियर आदमी थे वो। अब उनके सामने ये था कि भाई अब खाना आना है, और पहली दफ़ा क्लाइंट पे ये था कि भाई खाना आएगा। तो अब मैं बैठ के सोच रहा, मैंने कहा मैनेजर बैठा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीनियर मैनेजर है FCA, अब ये दो हैं और मैं था, शायद सीनियर था साथ या नहीं था। अब मेरी हालत ख़राब हो रही हो। मैंने कहा ये इतने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बैठ के जो है, और मंगवाया भी मेरे ख्याल में चरगा था। मैं जूनियर मोस्ट था बिल्कुल, 5-4 महीने हुए थे। अब सामने दो ऐसे बंदे, और मतलब खाना उन्होंने का खाना मंगवाते हैं इकट्ठे खाएंगे। अब मैंने कहा ये तो मतलब अब मैं खाना इनके सामने खाना भी, और वो सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल लोग। अब मैं सोच रहा, मैंने कहा कि कांटा सीधे हाथ में नहीं, उल्टे हाथ में कांटा पकड़ें सीधे हाथ से, तो उल्टे हाथ से खाना हो जाएगा तो गलत है। उल्टे हाथ में छुरी होगी तो छुरी से। अब ना टेंशन यही चल रही है कि इनके सामने तो यही माहौल होगा। वो जनाब चरगा आके रखा, फिर क्लाइंट वालों ने प्लेटें रखी, साथ छुरी कांटे रखे, बड़े एहतमाम से वो किया। अब मैं बैठा ना सोच रहा कि अब ना इन्हें पता लग जाएगा कि मुझे ये वाला खाना ना ऐसे नहीं खाना आता। सीनियर मैनेजर जो है ना, उसने पहले देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया, क्लाइंट चला गया, उसने ऐसे करके चरगा पकड़ा, ये तोड़ा उसे और ये मुंह के अंदर। उस दिन इतना कॉन्फिडेंस हुआ ना, मैंने कहा ये इंसान ही रहते हैं, जितना मर्ज़ी भी बड़े हो जाएं, जितना मर्ज़ी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएं, जो मर्ज़ी, ठीक है एग्जैक्टली कुछ गलत नहीं है। मैं बता ही रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन, मतलब एक कई दफ़ा क्या होता है गलत एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाती है। तो आई लाइक दैट मोमेंट, और मैं अभी तक इस चीज़ को पसंद करता हूँ कि वाई नॉट बीइंग नेचुरल। क्यों हम ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल माहौल बना के अपनी एक टाई शाई लगा के, और जनाब खाना खाते हुए भी जो है टाई की नॉट तक ना खोलें, और जनाब बटन भी बंद हुआ हो, और इस तरह से करके। तो समटाइम नेचुरल रहना बड़ा अच्छा है। तो इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा था कि एक सीनियर मैनेजर मेरे सामने बैठे हैं, और मैं परेशान हो रहा था कि पता नहीं अब ये क्या माहौल होगा, और उन्होंने इतना नॉर्मल तरीके से उसको वो किया कि बड़ा मज़ा आया, और बड़ा मतलब वो सारी शर्म ख़त्म हो गई कि ठीक है भाई सारे ऐसे ही खाना खाते हैं। तो इसी जैसे आप कहते हैं ना, तो वो मतलब उनके साथ बैठ के मुझे ये हौसला होता है कि अपनाइयत सी लगती है कि हाँ भाई थोड़ा सा दूसरा बंदा भी देसी है, तो ज़रा बंदा इजी इन्वायरमेंट में रहता है। वरना ये विलायती माहौल ना वो सिर्फ कुछ दिन तक मज़ा देते हैं। असल होता है कि आप अंदर के इंसान को पहचानें और इजी रहें। इतनी सारी तकरीरें ICAP में होती हैं, लोग आते हैं आके जनाब मुंह बिगाड़ के इंग्लिश बोल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, लेकिन ऑडियंस ना बैठे हुए बस ऐसे मक्खियाँ मार रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सारा कुछ है। वो बंदा तकरीर कर रहा है, उसमें कुछ जान ही नहीं होती। वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है, उसका प्रेजेंटेशन का अंदाज़ बड़ा अच्छा होता है, लेकिन उसकी ज़बान ऐसी होती है जिसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता। और अचानक से कोई थोड़ा सा पंजाबी में बोलना शुरू कर दे, कोई उर्दू में बोलना शुरू कर दे, तो सुनने वालों को मज़ा आता है, वो उसको समझते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो जब हमने रहना ही पाकिस्तान में, बोलना ही उर्दू है, जब बिजनेसमैन सेठ ने भी बात उर्दू में करनी है या पंजाबी में करनी है, तो हम अपने ऊपर इतना आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्यों तारी कर लें। बट फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर। इससे पहले कि आप फर्म की इंटरव्यू में जो है वो कुर्ता शलवार पहन के चले जाएं, और कहीं आब्दी साहब ने कहा था कि स्टे नेचुरल, बी नेचुरल, तो वही मुझे भी फर्म में टाई लगानी थी, उनके कल्चर को अडॉप्ट करना था। वही जवाद साहब भी उसी तरह से पेंट शर्ट टाई वो सारे चीज़ों को फॉलो करते थे। वाइल इन रोम डू एज रोमन्स डू। हाँ, लेकिन जब आप इस पोजीशन में आएँ कि अब आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं, तो वो करें जिससे आपको खुशी मिले, और फिर दुनिया को नहीं देखना। दुनिया तो जो है ना वो कहेगी कि ये तो पागल लोग हैं। तो हो जाए फिर पढ़ाई शुरू। लें जी, पढ़ाई शुरू करते हैं। और अब बच्चे बढ़ गए तो अब हमें माइक इस्तेमाल कर लेते हैं, चूँकि टीम वालों ने कहा कि जी अगर आपने जोश में ज़्यादा तकरीर कर दी तो अगली क्लासें ख़राब हो जाएं। और इंतहाई खूबसूरती से मैंने एक सवाल को इग्नोर कर दिया। वैसे जून जुलाई आ गया है। सही बात है, जून जुलाई आ गया, अभी नहीं पता लगेगा तो कब पता लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा जुलाई के पहले हफ्ते में पता लग जाएगा। नहीं तो उधर की कंडीशन और सर्कमस्टांसेस को देखते हुए एनालिटिकल प्रोसीजर लगा, मैथमेटिकली अगर देखें, अगर ऑडिटर की नज़र से देखें तो लगता है कि गलत हो रहा है, कुछ अधूरा सा पन है हर तरफ, ठीक है, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक लगन होती है और एक एक्टिव रियलिटी होती है। रियलिटी पता नहीं क्या है, वो जब सामने आएगी तो पता लग जाएगा।
रियलिटी जो भी हो, हमारी कोशिश ये होती है कि बच्चों का नुकसान ना हो। यानी इस दफ़ा भी रियलिटी यही थी कि अलग अलग जगह पे थे, लेकिन टाइम टेबल इस तरह से बनाया कि एक दूसरे को हम वो ना करें, तंग ना करें, एक दूसरे के सब्जेक्ट्स के साथ क्लैश ना डालें। बच्चे को ये मत कहें कि हाँ भाई तुम बताओ तुम्हें किस से ज़्यादा मोहब्बत है, तुम थ्योरी ज़्यादा पसंद करते हो या न्यूमेरिकल ज़्यादा पसंद करते हो। तो वरना ग्रुप बी में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मार्जिन था, हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे 4 में से। लेकिन वही वाली बात है कि उस टाइम पे हम बिला वजह FR2 के अगेंस्ट आके खड़े हो जाते, ऐसा टाइम टेबल बनाते जो FR2 को क्लैश कर रहा होता, तो अल्टीमेटली बच्चों को नुकसान होना था कि बच्चे डिसाइड करते कि अच्छा वो FR2 की मोहब्बत में जाएं या वो ऑडिट की मोहब्बत में जाएं, वो कंपनी लॉ पढ़ें या वो FR2 पढ़ें या कंपनी लॉ और ऑडिट दोनों पढ़ लें। तो इसलिए पर कोशिश ये करते हैं कि एटलीस्ट इस तरह का सिस्टम हो कि किसी को तकलीफ़ ना हो। तो अगर हम करीब हैं तो भी सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, और दूर हैं तो भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एज़ फार एज़ बच्चों का इंटरेस्ट है। हाँ, कॉलेज जब आपस में लड़ पड़ते हैं ना तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो एक कॉलेज तो नहीं लड़ने वाला, दूसरे कॉलेज में ओनर अलग है और इंतज़ामिया अलग है। तो हमारे कॉलेज में एक बड़ा फ़ायदा है कि ओनर और इंतज़ामिया तकरीबन सेम है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ओनरशिप और है, उनका अलग थॉट है, अलग एक सिस्टम है चीज़ों को देखने का, और जो नीचे इंतज़ामिया उनका अपना एक तरीका है। चलें जी आगे। मैंने बड़े आराम से इसे टाल दिया। जो भी होगा वो पता लग जाएगा, जब मुझे पता लग जाएगा तो आपको भी पता लग जाएगा। मतलब जब पब्लिकली बात होगी वो जब भी हो, जिस मर्ज़ी टाइम पे हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिससे किसी को नुकसान हो वो नहीं हमने करनी। ये हमने तय किया था कि हमने वो काम नहीं करना कि जी वो इंटरनेट पे पोस्टें आ रही हों, ये 2-3 टीचर इकट्ठे होके जा रहे हैं और ये आग लगा देंगे और फलाना होगा, फिर बच्चों को मैसेजेस हों आ जाओ जी आओ हमारे पीछे चलो सारा कुछ है। वो बड़ी गलत सी अप्रोच होती है, बड़ी बाजारी सी हरकत होती है। अल्लाह का शुक्र है अपने तरीके से अपना सेटअप शुरू करके यहाँ पर वो किया। मुझे नहीं ऐसा याद पड़ता कि आप लोगों को मैंने मैसेजेस करके या आप लोगों को कॉल्स करके कहा हो कि जी आप आ जाएँ, हमने नया सेटअप शुरू किया है। फेसबुक पे एक आध दफ़ा अनाउंस कर दिया, बता दिया कि क्या है किस तरह से। तो कोशिश यही होगी कि आगे भी अगर इस तरह का कोई काम हो तो इतना ही डिसेंट हो, वो बाज़ारी तरीके से ना हो कि सारे बच्चे तोड़ें, इकट्ठे कर लें उनको एक तरफ, वो नहीं करना। नेचुरल वे में बच्चा अपने तौर पे खुद ही से खुद जिससे पढ़ना चाहे, जैसे मर्ज़ी आए, वो उस तरह से कवर हो जाए। IT चैप्टर नंबर 4, क्या ये काम कर रहा है? क्या ये काम कर रहा है? ये काम कर रहा है, तकरीबन काम कर रहा है। IT किसे कहते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको पता है IT का नया नाम क्या है? ICT। पुराने ज़माने में ना IT बोला जाता था, लेकिन अब हम इसको ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। यानी अब सिर्फ ये इंफॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने की टेक्नोलॉजी है। तो हम थ्रू आउट इस चैप्टर में जिक्र IT का करेंगे, लेकिन दिल में जो सोचेंगे वो ICT है, क्योंकि उन्होंने चैप्टर का नाम रिवाइज़ किया, लेकिन चैप्टर के अंदर जगह जगह जो लिखा था उसको ज़्यादा रिवाइज़ करने पे ध्यान नहीं दिया। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, IT ने हमारे बिजनेसेस के साथ क्या किया ये बात हम पढ़ चुके हैं, याद है? क्या किया हमारे बिजनेसेस के साथ? उनको डिसरप्ट कर दिया है। हमने टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस पढ़ी थी। तो IT से क्या होता है बिज़नेस के साथ वो हम पढ़ चुके हैं। तो IT के चैप्टर में अगर दोबारा से वो जिक्र आएगा हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो IT ओवर द ईयर्स मशीन हैव रिप्लेस मैन फॉर मैकेनिकल टास्क। कंप्यूटर ने मैन को रिप्लेस कर दिया बहुत मेंटल और इंटेलेक्चुअल जॉब्स के लिए। टेक्नोलॉजिकल चेंज का प्रोडक्ट और सर्विसेज पे क्या इम्पैक्ट है उन्होंने की बातें की हैं, लेकिन इन सारी बातों को पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा चैप्टर ही पढ़ चुके हैं। एक जो पहली स्टेटमेंट है कि रिप्लेस की है मैन को। जी, ओवर द ईयर मशीन्स हैव रिप्लेस्ड मैन फॉर मैकेनिकल टास्क। मैकेनिकल टास्कों के लिए मशीन ने इंसान को रिप्लेस कर दिया। पहले एक इंसान एक गाड़ी का दरवाज़ा उठा के गाड़ी तक लेके आता था और उसके पेच कसता था और दरवाज़ा लगाता था। अब ये काम कौन कर रहा है? मशीनें कर रही हैं। मैकेनिकल, ये जो वो सीधे सीधे काम होते हैं जो मैन पावर बेस्ड होते हैं, जिसमें सिर्फ कुछ करना होता है, सोचना नहीं होता, एक चीज़ उठा के एक जगह रखनी है, एक चीज़ को इस तरह से करना है। तो ये मैकेनिकल टास्क में मशीनों ने इंसानों को बहुत सारी जगह पे रिप्लेस कर दिया। आज का दौर ज़रा ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि अब मैकेनिकल नहीं, दिमाग वाले कामों में भी मशीनें आना शुरू हो गई हैं।
जिससे लोगों को टेंशन बढ़ गई है। जो आज के दौर की बड़ी टेंशन है दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एक ऐसी इंटेलिजेंस जिसको हम सिखाते हैं कि क्या है और वो कमबख्त भूलती भी नहीं। हम उसे सिखा के भूल जाते हैं, वो याद रखती है और वो उस तरह से करती रहती है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मज़ीद ट्विक्स ऐड कर करके हमने चीज़ों को ऐसा ज़बरदस्त कर लिया है कि वो बड़े आराम से वो सारा काम कर लेती हैं। जैसे कल ही ऑडिट की क्लास में मैंने स्टूडेंट्स को एक टास्क दिया कि आपने एक वर्किंग करके आनी है। तो एक बच्चे ने वो चैट जीपीटी को जाके बताया कि ये इतनी सी स्टेटमेंट दी, उसने सारी वर्किंग, सारी कैलकुलेशन, सारा कुछ करके दे दिया। जी, एक दूसरा बच्चा था, उसने अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया, वर्किंग की और करीब का एक जवाब निकाल लिया था। तो कहने का मतलब है कि कल भी बच्चे, एक इंसान ने जो बड़ी मेहनत करके बड़े अच्छे कागज़ पे कैलकुलेशन लिख के लेके आया था, उससे ज़्यादा भरोसा किस पे किया? जो चैट जीपीटी ने जवाब निकाला था। ये ख़तरनाक बात है। इंसान भी इंसान से ज़्यादा कंप्यूटर पे भरोसा करता है, क्योंकि उसे पता है कि कंप्यूटर बाइस्ड नहीं है। कैलकुलेशन ये थी कि क्या केपीके में 1 अरब दरख्त लगे हैं या नहीं लगे। अब मशीन को ना इमरान खान से मोहब्बत होती है, ना नवाज शरीफ से मोहब्बत होती है, ना उसको पता है कि सवाल पूछने वाला जवाब क्या चाहता है, ना उसको किसी ने बताया। लेकिन एक इंसान सामने वाले इंसान के जज्बात को समझ के उस तरह से आंसर करता है। एक इंसान बाइस्ड होता है, तो मशीन में सबसे अच्छी बात है कि वो अनबाइस्ड होती है। जब वो अनबाइस्ड होती है तो इंसान का सत्यानाश हो जाता है, इंसान की सारी चीज़ें। तो ओवर द ईयर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने चीज़ों को चेंज किया, लेकिन ये इस वक्त इतना जो लिखा हुआ है ये आपने नहीं पढ़ना। जो लोग बाद में आए मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग पहले मिड टर्म की डिस्कशन करने लगे, लेकिन उस वक्त क्लास में बच्चे बैठे थे 4, फिर एक बच्चा ऐड हुआ, 5 बच्चे हो गए। तो जब हमने सोचा कि भाई अब मिड टर्म को इस वक्त, क्योंकि मिड टर्म को हम डिस्कस करना चाहते थे 2 वे उसमें, तो अंदाज़ा ये हुआ कि शायद बारिश की वजह से बच्चे कम हैं, तो हमने मिड टर्म को 1-2 दिन आगे पे डाल दिया कि चलो उसको तसल्ली से डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस करने के बाद हम बातें करना शुरू हुए, बच्चे आहिस्ता ऐड होना शुरू हो गए और अब क्लास में रीज़नेबल तादाद में बच्चे हैं। लेकिन अब इस वक्त हम इतना टाइम गुजार चुके हैं कि वो मिड टर्म पे दोबारा जाके हम उतनी डिस्कशन जो 1.5 घंटे वाली है वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा है। तो मिड टर्म पे हम डिस्कशन जो है वो आगे कल या मोस्ट प्रॉब्ली परसों सैटरडे को हम इंशाल्लाह ताला कर रहे होंगे। सैटरडे टेस्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होगा। वो छोटे छोटे चैप्टर्स के हम सैटरडे पे टेस्ट कर लेते थे। चैप्टर 4 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है और इन 5 चैप्टर्स में जो चैप्टर सबसे ज़रूरी है वो चैप्टर 4 है। ये मैंने कई दफ़ा रिपीट किया है। उन 3 चैप्टर्स के बाद अगर कोई पहली प्रेफरेंस है आपकी तो वो चैप्टर 4 होना चाहिए। चैप्टर 4 आधे से ज़्यादा रट्टे वाला है, लेकिन मैं फिर भी हर चीज़ को लॉजिकली समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो और फिर बाद में रट्टे वाला सवाल तो आप कर ही सकें, लेकिन अगर एक लॉजिकल सवाल आ गया खुदा ना खास्ता तो आप उसे भी डील कर सकें। यहाँ तक बात समझ आ रही है? टेक्नोलॉजिकल चेंज ने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स के साथ क्या क्या किया। कुछ मशहूर बातें जैसे कि डाउन साइजिंग क्या होता है? चीज़ें कम कर देना, बंदे कम कर देना, प्रोडक्शन कम कर देना, डिपार्टमेंट्स कम कर देना, ब्रांचेस कम कर देना। याद है बैंक्स अपनी ब्रांचेस कम कर दी, 2-2 कनाल की ब्रांचेस के बजाय 3-3, 4-4 मरले की ब्रांचेस पे आ गए। कॉलेजेस को ज़िंदगी आसान हो गई। आप देखिए ना, मैंने कहा कि क्लास में 97 स्टूडेंट्स हैं, अभी थोड़े पहले MFA की क्लास में हमने बात की, और इस कमरे में मेरे ख्याल में कोई आगे वाली रो डाल के कोई 83 चेयर्स हैं। तो हम 83 चेयर्स वाले रूम में 97 वाली क्लास पढ़ा रहे हैं। ये 97 छोड़ें, ऑडिट में 200 प्लस हैं बच्चे, और हम इसी कमरे में ऑडिट भी पढ़ा रहे हैं। तो टेक्निकली क्या हुआ? टेक्नोलॉजी ने ऑनलाइन क्लास की अवेलेबिलिटी, इंटरनेट, कंप्यूटर पे लेक्चर की अवेलेबिलिटी ने आसान कर दिया। हमें जहाँ बड़े कमरे की ज़रूरत थी वहाँ पर एक दरमियाने कमरे की ज़रूरत है, जहाँ दरमियाने कमरे की ज़रूरत थी वहाँ एक छोटा कमरा। तो अभी तक हम 2-2 कनाल पे ऑपरेट कर रहे हैं। शायद 1-2 साल बाद एक टाइम आए कि हम कहें 1 कनाल का कैंपस बहुत होता है, क्योंकि बच्चों ने तो सिर्फ 1 हफ़्ता आना होता है, उसके बाद तो वो ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट हो जाते हैं। तो यस, बहुत सारी चीज़ें डाउन साइज होती हैं। हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस, मतलब एक तो यहाँ की ऑनलाइन क्लास है ना, उसके अलावा मैं इतने अरसे से जिन ऑनलाइन क्लासेस को वो कर रहा हूँ, तो शायद मैंने बताया था कि वो 2 मरले की एक जगह है, एक छोटी सी जगह है, एक छोटा सा एक एरिया है मॉडल टाउन के अंदर, और उसके अंदर हमारी सारी चीज़ें सेटअप एस्टेब्लिश हो जाता है। तो डाउन साइजिंग,
बिज़नेस का साइज़ कम हो जाता है, नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ पीपल या एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ने एक बड़ा काम क्या किया, डाउन साइजिंग कर दी। दूसरा बड़ा काम, डी लेयरिंग कर ली। डी लेयरिंग से क्या मुराद है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 500 ब्रांचेस हैं, 500। ओनर इन 500 ब्रांचेस को खुद तो नहीं देख रहा, ओनर तो हेड ऑफिस में बैठा हुआ है। तो इन 500 ब्रांचेस की इंतज़ामिया चलती कैसे है जी, एक हिरार्की बनती है, एक ऑर्गेनोग्राम बनता है कि जी ऊपर बॉस है, बॉस के नीचे ये लोग हैं, ये लोग हैं। ये 500 ब्रांचेस में से हर ब्रांच के ऊपर कम से कम एक मैनेजर होगा जो अपनी ब्रांच को चला रहा होगा। अगर एक बैंक में, किसी भी बैंक की ब्रांच में जाए ना, तो दो तरह के मैनेजर वहाँ में मिलते हैं, एक ऑपरेशंस का मैनेजर होता है और एक बैंक का ओवरऑल उस ब्रांच का मैनेजर होता है। तो एक या दो मैनेजर्स होंगे हर ब्रांच। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक मैनेजर से काम चल जाता है, तो 500 ब्रांचेस, हर ब्रांच में 10-12 एम्प्लॉयज़ होंगे, तो तकरीबन 6-7 हज़ार लोगों के स्टाफ को डील करने के लिए 500 ब्रांचेस में 500 मैनेजर्स होंगे। ये उनसे काम करवाएंगे नीचे वालों से, फिर ये ऊपर वालों को बताएंगे कि हमारी ब्रांच कैसे चल रही है। ये 500 लोग ईमेल लिखेंगे ओनर को, 500 लोग ओनर से जाके मिलेंगे, फिर क्या होगा, हर 10-10 ब्रांच के ऊपर शायद एक रीजनल मैनेजर हो जो उन 10 ब्रांचेस को देखता हो। तो इन 10 ब्रांचेस को जब भी कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इशू होगा, ये अपनी सेल्स, अपनी परचेज, अपने बारे में जो कुछ भी बताएंगे वो अपने से ऊपर के मैनेजर को बता देंगे। तो शायद 50 ऐसे मैनेजर्स हों जो कि रीजनल मैनेजर्स हैं, जो कि इन 500 मैनेजर से इंफॉर्मेशन लेते होंगे। क्या ये 50 लोग ओनर से मिलते होंगे? नहीं। फिर क्या होता है, इनसे ऊपर शायद सूबे लेवल पे एक मैनेजर हो, यानी कि हो सकता है ये 5 अलग अलग सूबे हों और 5 प्रोविंशियल मैनेजर्स हों जो इनसे डाटा लेते हों। ऑल्दो इतनी बड़ी कैपेसिटी नहीं होती, आप 5-5 करके तोड़ रहे होते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ एग्जांपल ये 5 भी ओनर से नहीं मिलते। ये 5 शायद 2 सुपर मैनेजर्स को, जो एक हाफ पाकिस्तान को डील करता होगा और एक हाफ पाकिस्तान को डील करता होगा, या किसी एक GM लेवल के बंदे को रिपोर्ट करते होंगे, तो ये 2 को या 1 को रिपोर्ट करते होंगे। अच्छा, ये 2 या 1 के पास डाटा आता होगा कि इस प्रोविंस में इतनी सेल हुई और इस प्रोविंस की ये परफॉर्मेंस है। ये इन्होंने समराइज़ करके इन्हें दिया होगा। इनको जो डाटा आया होगा वो 50 रीजन्स का आया होगा कि आपके यहाँ इस रीजन में इतनी सेल्स हुई हैं, समराइज़ होकर इनके पास आया होगा। इन्होंने जो डाटा दिया होगा, इन्होंने अपनी 500 ब्रांचेस का डाटा इन्हें दिया होगा, इन्होंने अपने 10 रीजन्स जोड़ के इनको बताया होगा, इन्होंने प्रोविंस को जोड़ के इन्हें बताया होगा। तो ये दरमियान वाले कर क्या रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, समराइज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये उन्हें बता सकते हैं कि आपने काम कैसे करना है। अगर कंपनी की बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड पॉलिसीज़ हों और वो इन ब्रांचेस वालों के पास पहुंची हुई हों, तो दरमियान के मैनेजर्स तो फारेगा। अगर एक अच्छा IT का सिस्टम हो और ये नीचे वाले किसी सॉफ्टवेयर में ऐसी इन्फॉर्मेशन डालें कि डायरेक्टली इन लोगों के पास टू द पॉइंट समराइज़ और इन्फॉर्मेशन हर तरह की आ रही हो, तो दरमियान वाले मैनेजर्स में से आधे से ज़्यादा निकाल भी देंगे ना, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंटरेस्टिंग बात है कि दरमियान के मैनेजर इन मैनेजर से महंगी सैलरी ले रहे होंगे और ब्रांचेस में जो एम्प्लॉइज़ हैं उनसे भी महंगी सैलरी ले रहे होंगे। तो जो काम कर रहे हैं वो सबसे कम पैसे ले रहे हैं, जो काम करवा रहे हैं वो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, और जो काम को सिर्फ दिखा रहे हैं वो उससे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। कम्युनिकेशन इज़ द टूल। जिसको बोलना आता है, जिसको बेचना आता है, जिसको बताना आता है, वो ज़्यादा पैसे ले रहा है। जिसको काम करना आता है वो सबसे कम पैसे ले रहा है। जिसको मैनेजमेंट आती है वो ऊपर है। जिसने मैनेजरियल एनालिसिस का पेपर अच्छी तरह से समझा हुआ है उसको मैनेजमेंट आती है, और जिसने FR2 याद किया हुआ है, जिसने ऑडिट याद किया हुआ है, वो नौकरी करता रहेगा। तो हम आपको एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, हम आपको मैनेजर बना रहे हैं। आप जो है वो फिर भाग के नहीं मैंने FR2 तैयार करनी है, मैंने जो है न्यूमेरिकल करने हैं। हम भाईजान, हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं और आप कहाँ हैं। हम कहते हैं मालिक बन जाओ, आप कहते हैं मैं नौकर सही हैं।
ये चीज़ें वक्त के साथ साथ नहीं आ जाती जी ये चीज़ें वक्त के साथ साथ नहीं आ जाती अगर एक्सपोजर हो जाए। जी, ये चीज़ें वक्त के साथ साथ आ जाती हैं। वक्त के साथ साथ तो आपको अकाउंटिंग भी समझ लग ही जाती है। ऐसा कुछ वो खत्म करवा देते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे ऑडिटर्स हैं जिन्होंने ऑडिट नहीं पढ़ी हुई और वो अच्छा ऑडिट कर लेते हैं। वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर। पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई लेकिन वो बड़ी अच्छी अकाउंटिंग कर लेते हैं। आपकी ना स्किल्स ऐसी हैं ही नहीं जो कोई और ना अडॉप्ट कर सके। आप इंजीनियर नहीं हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं हैं जो साइंस है, आप अकाउंटेंट हैं जो साइंस नहीं है, आप ऑडिटर हैं जो साइंस नहीं है। 10वीं पास बच्चा भी ऑडिट कर सकता है अगर उसे बता दिया जाए कि तुमने कौन सी रसीद पे देख के क्या टिक लगाने हैं। स्टैंडर्ड्स हैं सर। तो टेक्निकली आपको चलाने वाले वो मैनेजर जिसने आपसे ऑडिट करवाना है उसमें अकल होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मैनेजमेंट की स्किल्स नहीं सीखेंगे तो आप तो बड़े आराम से रिप्लेस हो जाएंगे। मुश्किल काम कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, आपका काम तो है ही बड़ा आसान। अगर एंट्रियां सिस्टम में सही से हुई हुई हो ना तो सारा सिस्टम खुद ही लेजर बनाएगा, खुद ही ट्रायल बनाएगा, खुद ही बैलेंस शीट बनाएगा, खुद ही डिस्क्लोजर्स बनाएगा, सारा काम खुद कर लेगा। यस, मैं सही बात बता रहा हूँ। ये फारिग होने वाले। मैंने ये नहीं कहा। सीए फारिग हो जाता अगर इसमें मैनेजरियल एनालिसिस ना होता। ओह क्या कह दिया, मैं लुट में जा दी। खुशी में मैंने आपके लिए लव लेटर लिखा। ओह ये भाई जज्बाती हो गए। क्यों? ये घर जाके अल्लाह खैर करे, पता लगे बम फट जाए, पता लगे मेरी गाड़ी में से ही बरामद करवा के जो है ना मेरे ऊपर पर्चा करा दे। चल नहीं चल, घर जाके जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ओए होए होए, मुझे कुछ कुछ फील हो रहा है। चलें जी, जज़ाकल्लाह। कुछ कुछ फील मिलती जुलती है। तो हाँ, अब पता नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये गाड़ी में रखा हुआ और बाद में जो है ना वो मुझे पकड़वा देंगे जी, टीचर चर्च ले जाते हुए। क्योंकि साइड हुई है। ठीक, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बात ये कर रहा था कि जब आप कह रहे हैं ना सीए ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, तो शुक्र अदा करें कि सीए में वो पेपर हैं जो आपको मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, और फिर शर्म करें अपने ऊपर कि आपको बुरे लगते हैं वो पेपर जो आपको मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। इन सब्जेक्ट्स को दिल से करें। इस वक्त एमएफए इज़ द ओनली पेपर जो आपको मैनेजमेंट सिखा रहा है। अनफॉर्चुनेटली पहले एक बड़ा प्यारा पेपर होता था बीएमबीएस, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने कैफ लेवल से। सीए फाइनल में एसपीएम, ये दो ऐसे पेपर हैं जो सीए में रखे हैं और जिसकी वजह से सीए अपडेटेड है। आपको पता है जब नई स्कीम आई और उन्होंने कहा जी सीए में अब हम नई चीज़ें बताएंगे, तो सिर्फ इन्हीं दो पेपर्स में चेंज किया और किसी में कोई चेंज नहीं किया। बाकी इसको पकड़ के जोड़ दिया, उसको पकड़ के तोड़ दिया, इस टॉपिक को उधर डाल दिया, उस टॉपिक को उधर डाल दिया। तो बाकी सारे पेपर्स आपको नॉलेज सिखा रहे हैं, ये आपको स्किल सिखा रहा है। तो इसलिए मैं बार बार डी ट्रैक हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते। बहुत आसान है, चैप्टर 4 को मैं आराम से 2 दिन में तेज़ी तेज़ी से बताऊँ, ये लिखा और आप रट्टा मार लें। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। ये डी लेयरिंग को समझा रहे हैं हम। तो डी लेयरिंग इस के देखें ना, ऊपर एक बंदा, नीचे 5 बंदे, उसके नीचे 50 बंदे और उसके नीचे 500 बंदे। ये पूरी की पूरी लेयर साइड पे जाके फारिग हो जाएगी। ये पूरी की पूरी लेयर साइड पे जाके फारिग होगी। ना भी फारिग हो तो 2 बंदों से काम चल जाएगा, 3 बंदे फारिग हो जाएंगे, क्योंकि दरमियान वाले बंदे सिर्फ इंफॉर्मेशन नीचे से पकड़ के समराइज़ करके ऊपर वाले बंदों को दे रहे थे। तो आईटी डी लेयरिंग करेगी, मीन्स removing one or more levels of management and organization structure. De-layering is made possible by high quality communications, and that is now quite possible through technological developments. Technological developments के बाद ये high level की communication through devices possible है। तो इसका मतलब है कि IT क्या करेगी, डाउनसाइजिंग तो कर रही है, de-layering भी कर रही है। क्या आपको वर्ड डाउनसाइजिंग और de-layering में फ़र्क समझ आया? पक्का? एक स्टेप आगे चलते हैं। रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, आईटी स्ट्रक्चर्स बदल रही है, रीस्ट्रक्चर कर रही है। रीस्ट्रक्चरिंग का क्या मतलब होता है? चीज़ों की शक्ल बदल रही है। क्लासों की शक्लें बदल गई हैं। पहले क्लासों की शक्ल और होती थी,
पहले क्लासों में टीवी नहीं लगे हुए होते थे, पहले क्लासों में प्रोजेक्टर नहीं लगे होते थे, बड़ा सा एक वाइट बोर्ड होता था और टीचर एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक लिखता रहता था, मिटाता रहता था, लिखता रहता था, मिटाता रहता था। शक्ल बदल गई है। न्यूमेरिकल टीचर सीट पे बैठ के डिवाइस पे पढ़ाना शुरू हो गए हैं। थ्योरेटिकल टीचर क्लास के आधे एरिया पे प्रोजेक्टर लगा के और आधे एरिया पे थोड़ा सा हिलन जुलन करने के बाद आपको डाटा देना शुरू हो गए हैं। मेजॉरिटी ऑफ द थ्योरेटिकल टीचर्स स्लाइड्स, डिवाइसेस और इनको यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रक्चर बदल गए हैं, तरीके बदल गए हैं, ओनरशिप बदल गई है, कम्युनिकेशन के निज़ाम बदल गए हैं। तो बहुत सारे बिजनेसेस रीस्ट्रक्चर हो गए हैं। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों तरफ रीस्ट्रक्चरिंग हुई है। जो टॉप तक जो लेयर्स जाती थी उसमें भी चेंज आई है, और जो आपका सेम लेवल पे लोगों का काम करने का तरीका था वो रीस्ट्रक्चर हो गया है। बहुत सारे लोग होम बेस्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन को घर बैठे बैठे हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर क्लास में टीचर ने पढ़ाया और आपने सब कुछ क्लास में टीचर से पूछ लिया और टीचर ने टीए के साथ मिलके एक टेस्ट बनाया, तो टीए की फिज़िकल अवेलेबिलिटी शायद चाहिए ही नहीं, सिवाय इसके लिए कि आप जाके टेस्ट कलेक्ट कर लें। तो अगर टीए मौजूद ही ना हो, टीए घर बैठा हुआ हो और एक व्हाट्सएप ग्रुप हो और वहाँ पे आप वो तस्वीर खींच के कहीं मेरे इस वाले सवाल में ये ऐसे क्यों किया और वो आपको वहाँ पे जवाब दे रहा हो, तो फिर तो टीए डिपार्टमेंट की नीड ख़त्म हो गई। फिर तो टीए डिपार्टमेंट जस्ट अ प्लेस जहाँ पे कागज़ रखे जाते हैं और कागज़ उठाए जाते हैं। और ये भी पुराने दौर की बात है। नए दौर में तो आप सवाल करने के बाद तस्वीर खींचेंगे और डाल देंगे। उससे नए दौर में आप क्लासों में लैपटॉप लेके बैठे हुए होंगे और सवाल कर रहे होंगे। आपको पता है अब सीए फाइनल के एग्ज़ाम कैसे होंगे? कंप्यूटर पर सारा वो टाइप करेंगे। सीफैप कर दिया है कि आपने आने वाली अटेम्प्ट में सीफैप टाइपिंग से होगा और सूनर और लेटर वो उसको कैफ पे ले आएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीए फाइनल के स्टूडेंट्स की राइटिंग की स्पीड कम है और टाइपिंग स्पीड बेहतर है। हाँ, अब कैफ लेवल पे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है कि ये लोग इतने ज़्यादा यूज़ टू नहीं है, लेकिन ये आज से 5 साल पहले तो लोग बिल्कुल लैपटॉप से यूज़ टू नहीं थे। ये ऑनलाइन क्लासेस और इसने आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की लैपटॉप से, डिवाइसेस से दोस्ती कर दी। आहिस्ता आहिस्ता आप थोड़े से और कन्वीनियंट होंगे, आई कैप थोड़ा सा और आपको उस मोड पे ले जाएगा। ये भी तो रीस्ट्रक्चरिंग है कि बच्चे आके फिजिकली बैठते थे, कागज़ इस्तेमाल होते थे, बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप होता था। अब हर बच्चा अपने तौर पे, और जब ऐसे ही है तो बच्चे को आई कैप के हॉल में जाने की क्या ज़रूरत है? वो अपने घर बैठ के कर ले। अब आप कहेंगे सर घर बैठ के तो वो नकल कर लेगा, तो उसके लैपटॉप पे एक कैमरा लगा हुआ हो, एक इस किनारे पे लगा हुआ और एक इस किनारे पे लगा हुआ हो, और उन तीनों की रिकॉर्डिंग सिस्टम में सेव हो रही हो जो आई कैप के पास है। जिस बच्चे का पेपर चेक करते हुए उन्हें शक को उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देख लें उसने क्या किया। और नकल किससे करेगा वो? सीए फाइनल का एक पेपर छोड़ के बाकी सारे ओपन बुक हैं। आप किताबें साथ ले जा सकते हैं, टैक्स के लॉ साथ ले जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉ आप जितनी मर्जी किताबें साथ ले जा सकते हैं, बीएफडी दुनिया की कोई सी 3 किताबें ले जा सकते हैं, एमएसए दुनिया की कोई सी 5 किताबें पेपर में साथ ले जा सकते हैं। एक कौन सा? एसपीएम, क्योंकि एसपीएम इज़ नॉट नॉलेज, वो स्केल है। उसके लिए किताब की ज़रूरत नहीं है, दिमाग की ज़रूरत है। अगेन बुक्स तो मौजूद हैं। एक ज़माने में बीएफडी की कंपाइलेशन थी। कॉर्पोरेट लॉ में काफ़ी लंबी चौड़ी किताब है। हम लोगों के पास ये एक रेड कलर के कोऑर्डिनेट्स होता है, उसमें हमने सारी चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं। लेकिन अगेन ओपन बुक एग्ज़ाम के बाद वो सवाल फिर ऐसे बनाते हैं कि एक दफ़ा बंदा ढूंढता रह जाए। ये ऐसे ही है जैसे आपके सामने IAS 16 आपके हाथ में हो और आपसे कहा जाए कि ये डेप्रिसिएशन का सवाल करें, क्या करेगा गरीब IAS 16? बहुत सारे लोग FR2 में स्टैंडर्ड लेके जाते हैं, वो स्टैंडर्ड कोनी रखने के काम आता है, ठीक है, वो वज़न ऐड कर देता है। मेज़ अगर थोड़ी सी हिल रही हो तो एक किनारे पे रखें तो वो मेज़ ज़रा सही हो जाती है। उसको खोलने वाले काम ज़रा कम ही होते हैं। बड़े कम टीचर बेचारे कोशिश करते हैं कि आपको समझाएं, और अक्सर टीचर मायूस हो चुके हैं। वो कहते हैं इनको समझ कुछ नहीं आनी, वो कहते हैं बस ठीक है इसको ले जाना, एवं ही दूसरों पे एक्स डलेगा। तो खैर, रीस्ट्रक्चरिंग वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो सकती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस को मर्ज कर रहे हैं, सेक्शंस को मर्ज कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर रहे हैं, चीज़ों को मर्ज कर रहे हैं, और मिलजुल के इस तरह के काम हो रहे हैं। लाइक रियल टाइम ऑनलाइन डाटा अवेलेबिलिटी हैज़ शिफ्टेड रीजनल डिसीजन मेकिंग इनटू सेंट्रलाइज्ड। पहले क्या होता था, हर रीजन का अपनी मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करता था, फिर हेड ऑफिस तक इन्फॉर्मेशन आती थी, फिर बैठ के काम करते थे। अब रियल टाइम है, जो इन्फॉर्मेशन ब्रांच पे है उसी सेकेंड वो इन्फॉर्मेशन हेड ऑफिस के पास भी है।
अब देखिए ना डिसीजन मेकिंग कितनी आसान हो गई कि ओनर ऑफ द इंस्टीट्यूट क्लास को पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मोबाइल पे जाता है, एक शीट पे क्लिक करके एक ख़ास जगह पे पहुंचता है और आपको बता देता है कि आज की डेट में इस सेकंड पे इतने बच्चे एनरोल हैं सब्जेक्ट में। तो जब इन्फॉर्मेशन इस तरह से अवेलेबल हो जाए तो फिर तो आधे मसले ही हल हो जाते हैं। वरना पहले क्या होता था, बिजनेस को ऑनर शाम में रात में बैठ के कहता हाँ भाई डाटा निकालो, ज़रा समरी करो, फिर 2 दिन लगाते थे लोग समरी करके उसे कहते थे अभी ये इस जगह पे ये चीज़ अवेलेबल है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे आईटी ने किया क्या, इंसान फारिग कर दिए, फंक्शंस फारिग कर दिए, डिपार्टमेंट फारिग कर दिए, इदारों का साइज़ कम कर दिया, इदारों की लेयर्स कम कर दी, इदारों में सिस्टम्स कम कर दिए। इन सब में एक बड़ी डिस्कशन आती है आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी की। ये एक बड़ा मज़े का फिनोमेना है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ रही है? आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी में 2-3 बातें लिखी हुई हैं, लेकिन ये 2-3 बातें समझने के लिए और इससे आगे वाली बातों के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, एक प्यारी सी मज़े की एग्जांपल। दुनिया में अब आउटसोर्सिंग या वर्चुअल कंपनी बहुत बढ़ गई है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा देखते हैं। एक बिजनेस है, उसका नाम है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। उसकी चेयर्स उसकी मर्जी। तो मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड एक बिजनेस है, ये बनाते हैं चेयर्स। इनका मेन काम है, इन्हें चेयर्स बनानी आती हैं। इनके पास एक कस्टमर आया और कस्टमर ने आके कहा कि भाई मुझे आपसे डाइस बनवाने हैं। डाइस, ये जो रोस्टम होते हैं, इनको क्या बनाना आता है? चेयर्स। चेयर्स बनाने के लिए जिस तरह की मशीनें हैं वो इनके पास हैं, चेयर्स बनाने के लिए जिस तरह के मज़दूर हैं वो इनके पास हैं। इनको ऑर्डर आया है डाइस बनाने का, लेकिन ये ऑर्डर पता नहीं अगले 5 साल में दोबारा कभी आए या ना आए। तो बजाय इसके कि जज्बाती हो के एक नई फैक्ट्री लगाएं, जज्बाती हो के 15 तरह की नई मशीनें लेके आएँ, जज्बाती हो के चंद नए स्किल लेबर लेके आएँ और उनको बताएं कि डाइस कैसे बनाना है, फिर उनकी क्वालिटी को इंश्योर करें, सारा कुछ है, ये जाएंगे आउटसोर्सिंग की तरफ। इस बिज़नेस ने क्या किया, ये एक बड़ा बिज़नेस है, ये गए एक छोटे कारपेंटर के पास। उस छोटे कारपेंटर से कहा कि भाई हम तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर देंगे। वो छोटा कारपेंटर जो डाइस बनाने की महारत रखता है, लेकिन वो बेचारा छोटा बिज़नेस है, गली मोहल्ले में एक बिज़नेस है, वो एक कंपनी नहीं है, ऐसी कंपनी नहीं है जिसको ऑर्डर आए। और आपको ऑर्डर आया है 3000 डाइस का, 3000 डाइस बना के देने आपने, और आपका मेन काम डाइस बनाना नहीं है। तो आपकी कंपनी गई उस छोटे कारपेंटर के पास और उसको कहा कि भाई हम तुम्हें एक बहुत बड़ा ऑर्डर देंगे, बताओ तुम डाइस कितने का दोगे। उसने कहा जी मैं 3000 रुपये का आपका डाइस बना के दूंगा। हमने कहा नहीं, बड़ा ऑर्डर है, इतना बड़ा ऑर्डर है, तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है, किसी और के पास चले जाते हैं, हमने 3000 डाइस बनवाने हैं। को अकल को हाथ मारो। उसको भी ख्याल आया कि 3000 डाइस हैं, ठीक है, उसके पास टीम मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, फिक्स कॉस्ट उसकी जितने ज़्यादा यूनिट्स होंगे उतनी कम होती चली जाएगी। उसने जनाब बारगेन भाव किया, उसने कहा जी मैं 2000 रुपये आपसे लूँगा, मैं आपको 2000 रुपये में डाइस बना के दे दूँगा, 3000 डाइस। उन्होंने कहा देखो हम तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दे रहे हैं तो क्वालिटी हमारी पसंद के मुताबिक होनी चाहिए। जब आधे बन चुके हो तो हम आके रिव्यू करेंगे, तुम लोग कौन सा मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो उसको हम देखेंगे, जब कंप्लीट हो जाए तो उसके ऊपर हम लोग आके अपने स्टिकर लगाएंगे। उसने कहा जी ये तो मैंने बनाए हैं तो आप अपना स्टिकर क्यों लगाएंगे। उसने कहा ठीक है अगर तुमने बनाए हैं और तुम बेच सकते हो तो बेच लो, है तुम्हारे पास ऑर्डर। उसने कहा नहीं मेरे पास तो महीने के कोई 100 डाइस आ जाते हैं बनाने के लिए। हमने कहा हम 3000 डाइस बनवा रहे हैं ना, हमारा स्टिकर लगेगा। माइट इज़ राइट। 2000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3000 डाइस, 60 लाख का बिजनेस दे रहे हैं यहाँ पे एक छोटे कारपेंटर को। वो तो पागल हो जाएगा। वो दिन रात की शिफ्टें लगवा के अपने बंदों की हाईएस्ट क्वालिटी का काम करके आपको ऑर्डर बना के देगा और आपकी पसंद का आपकी कंपनी के नाम का स्टिकर भी लगा देगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि वो सही काम कर रहे नहीं कर रहा। तो इन्होंने ये सारा कुछ देखा कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। कस्टमर जो है, कस्टमर ने जो जब आपको ऑर्डर दिया था तो आपने उसने पूछा जी डाइस कितने का है। आपने पहले इससे बात की, फिर कस्टमर से डील की। कस्टमर ने कहा जी मुझे आपसे डाइस बनवाना है, कितने का। आपने कहा 4000 का। उसने कहा 4000 तो ज़्यादा है। तो आपने कहा हमारा ब्रांड भी तो देखो, तुम्हें क्या लगता है हम किसी गली मोहल्ले के बंदे से बनवाएंगे।
ऑब्वियसली हम तुम्हें एक अच्छे लेवल का डाइस बना के देंगे। क्या बात करते हो, ब्रांड तो देखो हमारा। उन्होंने कहा सर फिर भी 4 ज़्यादा हैं, अच्छा चलें देखिए बल्क ऑर्डर है फलाना फलाना करके। आपने कहा चलो ठीक है 3000 में डन करते हैं। कस्टमर से आपने 3000 रुपये डन कर दिए। वो 3000 इसलिए दे रहा है कि वो एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड से कुछ अच्छे ब्रांडेड रोस्टम ले रहा है जो कि इसी कंपनी ने बना के देने हैं। और ये कंपनी का मेन काम चेयर्स बनाना है, ये इस कंपनी को पता है। कस्टमर को लगता है कि जो चेयर बनाता है रोस्टम भी बनाता होगा, और नहीं भी बनाता होगा तो मेरे कहने पे बना के दे देगा। तो आपने एक अच्छी गवर्नेंस दिखानी है, अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल करना है, देखना है, और अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ दिस ट्रांजैक्शन 1000 डाइस मल्टीप्लाई बाय 3000 डाइस मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपया का प्रॉफिट। 30 लाख। ना मशीन खरीदी, ना लेबर रखा, ना बिजली लगाई, ना कुछ और हुआ, सिर्फ वो चीज़ यूज़ की जिससे आप भागते हैं, कम्युनिकेशन। पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे होना ये फायदा, ये चीज़ फेल है। फ़ायदा बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मतलब आप कराची में भी इस तरह का कोई बंदा बैठता हो, आपके ट्रैवल कॉस्ट डाल के भी आपके 3 लाख 4 लाख बन जाएगा। तो उन्होंने कहा कहीं पे भी, इन्होंने कहा ये कारपेंटर जहाँ मर्जी बैठा हो, भाई ने कहा, उन्होंने कहा ये कराची में भी बैठा हो ना, आपके खर्चे मर्चे डाल के भी 30 लाख का ऑर्डर है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि कराची का बंदा आपको बना के दे रहा है, आपने कराची से लाहौर तक की रीच दे देनी है बस। 30 लाख के ऑर्डर पे 50-60 हज़ार का किराया लगा लेंगे। तो कस्टमर को पता भी नहीं लगा, क्योंकि फिर लाहौर में उस तरह का काम ही नहीं आता होगा किसी को। लेकिन आपका दिमाग काम करता है, आपको काम कराना आता है। अगर आपने ये काम अच्छे तरीके से करवा लिया तो ज़बरदस्त हो जाएगा। जब बिज़नेस को ये गेम समझ आती है ना, तो बिज़नेस को बड़ा मज़ा आता है। आउटसोर्सिंग तो बहुत मज़े का काम है, ना बनाओ, ना मेहनत करो, और बैठे बैठे प्रॉफिट कमा लो। ट्रेडिंग एक जगह से, क्या एहतियातें करनी ज़रूरी हैं इस सारे प्रोसेस में? एक मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या क्या एहतियात करनी है? सुपरविज़न बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपके नाम, आपके ब्रांड, आपके स्टिकर से चीज़ जा रही है। और जी, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से डरना भी होगा। अगर इस कारपेंटर को पता लग गया कि मेरा माल कहाँ जा रहा है, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा, वो अपना लेवल अपग्रेड कर देगा, वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लेगा अपने से अगले लेवल को, जिस पे आप बैठे हुए हैं उसको पकड़ लेगा। इसमें एक चीज़ है, ये क्योंकि ये छोटे के पास जा रहा है, तो छोटा इतना बड़ा जंप लेना, छोटे के लिए इतना बड़ा जंप लेना मुश्किल है। वो जंप ले भी लेगा ना, तो ब्रांड होता है, उसको दबाना आसान हो जाएगा। वो ब्रांड लगाने पे आपके 20-25 साल लगे हैं। तो पॉइंट ये नहीं है कि आपका इस वक्त एक जुआ लग गया, एक किस्मत चल पड़ी, आपकी पीछे मेहनत है। उस मेहनत की वजह से आपको एक और बंदे ने आके कहा कि 3000 डाइस बना के दे दो। छोटे का पता नहीं, लेकिन वो जो जिसने खरीदना है उसे वो कर सकता है। हाँ, अब ये भी हो सकता है कि वो बंदा जिसने डाइस बनवाना है वो ढूंढते ढूंढते किसी छोटे कारपेंटर के पास चला जाए। लेकिन जालिम ब्रांड ना बड़ी गंदी चीज़ होता है। वो छोटे दुकानदार के बजाय एक बड़े दुकानदार के पास जाएगा, ये मानते हुए कि वो करवाएगा छोटे दुकानदार से। आउटसोर्सिंग इतनी मज़ेदार चीज़ है कि दुनिया में इस वक्त मेजॉरिटी ऑफ द बिज़नेस आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं। एक आईफोन तक भी 5 अलग अलग जगह से मैन्युफैक्चर होता है। बॉडी कोई और बनाता है, उसकी स्क्रीन कोई और बनाता है, चीज़ें असेंबल किसी और मुल्क में होती हैं। जो चीज़ जिस मुल्क में जितनी सस्ती पड़ती है वहाँ से आउटसोर्स करते हैं। डेल दुनिया की कंप्यूटर मशीन्स में एक बहुत मशहूर नाम, जिनके प्रोसेसर दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये सिर्फ एक काम नहीं करते, ये प्रोसेसर नहीं बनाते। लेवाइस जिसकी जीन्स पूरी दुनिया में मशहूर है, बस उन्हें जीन्स बनानी नहीं आती, मटेरियल भी नहीं देते। आउटसोर्सिंग शायद मैंने कभी जिक्र किया हो। दुनिया की लेवाइस का 90% एक गरीब मुल्क है पाकिस्तान, उसमें एक गरीब इलाका है पिंडी भट्टियाँ, उसकी एक गरीब सी फैक्ट्री में बनती है। सियालकोट भी है जो फुटबॉल जाती है, तो पिंडी भट्टियाँ में लेवाइस की इंटरनेशनल प्रोडक्शन होती है।
90%। फुटबॉल में तो इस्लामाबाद के भाईजान आपको अंदाज़ा ही नहीं है पाकिस्तान के टैलेंट का। हमने दूसरों के लिए बड़ा कुछ किया है। फुटबॉल भी तो खरीदारी फुटबॉल दुनिया का एक बहुत बड़ा पोर्शन सियालकोट और उसके गिरदुनवा से, दुनिया में बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स पाकिस्तान से बन के जा रहे होते हैं। आईफोन के सब स्क्रीन सैमसंग बनाता है। बड़ा कुछ हो रहा है, लेकिन हम सामने नहीं आ रहे क्योंकि हम हैं वो छोटा दुकानदार, वो छोटा कारपेंटर, और दुनिया में है वो ब्रांड्स और वो सारा वो इस तरह से करके। तो ये समझ आया कॉन्सेप्ट क्या है आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब है कि आप एक काम किसी और को आगे करने के लिए दे दो। अब सवाल ये है कि क्या हर काम आउटसोर्स करवाएं? जो आपका मेन काम है ना, जो आप करते आ रहे हैं, वो आपको आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। लेकिन जो उससे कनेक्टेड छोटे मोटे काम है, जो कोर बिजनेस नहीं है या कोर काम नहीं है, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हैं। तो डेल वो पूरी मशीन बना के और ये कहेंगे कि हम लैपटॉप मैन्युफैक्चरर हैं, बस सिर्फ उसमें प्रोसेसर वाला एलिमेंट किसी और से करवा लेंगे। पाकिस्तान में जो गाड़ियाँ बनती हैं वो सिर्फ असेंबल होती हैं पाकिस्तान में, सारे पार्ट्स बाहर से इंपोर्ट होते हैं। और पाकिस्तानी कंपनी कहती है हमने पाकिस्तान में गाड़ी बनाई, जबकि वो गाड़ी पाकिस्तान में नहीं बन रही होती है। तो आउटसोर्सिंग से दुनिया को बड़े फ़ायदे हैं। मैं ये बात कर रहा था कि जो बिज़नेस आउटसोर्सिंग कर रहा है, करवा रहा है किसी और से, उसको क्या क्या एहतियात करनी होगी, क्या करनी होगी एहतियात? क्वालिटी को कंट्रोल करना होगा, और डिलीवरी टाइम मॉनिटर होना चाहिए। उसके जो चार्जेस डिस्कशन कर रही है, उसके जो प्राइसेस वगैरह हैं उसको देख के उतना मार्जिन रखें कि आप अपने ब्रांड इमेज और उसको भी वो कर सकें। समटाइम आप उनसे बना के पैकिंग अपनी कर देते हैं। और आगे डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए कि हमने आगे डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी वाली सारी बातें होनी चाहिए, ना उनका स्टाफ ना उनके बड़े। और अगर ऐसा कुछ हल्का सा भी हो तो बस आप उनसे ताल्लुक़ तोड़ लें। एक छोटा सा काम करना चाहिए कि उन्हें कहें कि ये हमारी ब्रांच है, मतलब उनको एहतियातन ये कहते हैं कि कस्टमर को कि आप हमारी फ़लाना ब्रांच से पिक कर लीजिएगा, और आप जिनसे आउटसोर्सिंग ले रहे हैं उनसे कहें कि आपने बाहर हमारे नाम की तख्ती पे लगा देनी है। बस, और उसको कहने कि ये तुम्हारी कंसेशन है। तो हम कहेंगे हमारी छोटी सी वर्कशॉप है, थोड़े से रोस्टम हमने यहाँ पे भी भेजे थे। और पाकिस्तान में इतने सारे कपड़े के ब्रांड, इतने इतने महंगे ब्रांड, लोकल दर्जियों से सारा माल चलता है। सम टाइम आपको पता लगता है कि फ़लाना मोहल्ले में मौजूद एक बंदा है जो अपने तौर पे कपड़े सीता है, और मोहल्ले के चंद लोग उसके पास कपड़े सिलवाते हैं। घर जाके उसके देखो तो जनाब नक्शे ही बदला हुआ होता है, इतना माल पड़ा हुआ है। तो पता ही लगता है कि वो किसी न किसी ब्रांड का हिडन टेलर है, जो कि बड़े कम पैसों में उनको वो काम करके देता है, और आगे से वो दुनिया को बड़ा महंगा करके बेचते हैं। लेकिन चूँकि वो ब्रांड है तो वो क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, वो देखेंगे धागा अच्छी क्वालिटी का हो, वो देखेंगे स्टिचिंग अच्छी हुई हुई है, और अगर कुछ मसले होंगे तो वो उस दर्जी को पकड़ेंगे कि भाई क्वालिटी को इंश्योर करो। आउटसोर्सिंग के फ़ायदे क्या लग रहे हैं आपको? आउटसोर्सिंग के फ़ायदे आपको क्या फ़ायदा लग रहा है जी? आउटसोर्सिंग का क्या फ़ायदा है? कम पैसों में काम हो जाता है, एक फ़ायदा कम पैसों में काम हो जाता है। और संभालना पड़ता था, मैनेजमेंट, इंतज़ाम, ख्वारी उसको नहीं संभालना पड़ता। जैसे मैं मतलब बोल नहीं सकता, मेरा बड़ा मूड था आउटसोर्सिंग का। आज से 4-5 महीने पहले मेरा बड़ा दिल था कि मैं बस कैंपस पकड़ूं और कोई और टीम आके कैंपस चला दे और मैं एक टीचर के तौर पर बस सर्व करूं, मैं इंतज़ामी टेंशन में ना हूं। इंतज़ामिया को बिल्ड करना, फ्रंट ऑफिस को बिल्ड करना, कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट, फलाना डिपार्टमेंट, हर चीज़ को देखना, सारा कुछ। तो मेरा था कि एक ऑलरेडी कोई चलती चलाती टीम आए, वो कॉलेज चला दे, और मैं एक टीम मेंबर बन के बीच में आ जाऊँ। ये तो पूरी हो जाएगी कुछ अर्से। नहीं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं रही ना, यानी कि जब अब वो अरेंजमेंट और तरह से होगा ना। मेरे तो ये था कि मुझे अपने वो सिस्टम ना डेवलप करने पड़ते, हर चीज़ पे ज़ीरो से काम ना करना पड़ता। जी, इसमें फ़ायदा नहीं है। अगर किसी और को आउटसोर्स कर दे तो वो ले जाएगा सारा कुछ। तो आपका जैसे मेन है ना, आप आगे फिर आउटसोर्स कर सकते हैं अपने ब्रांचेस। ब्रांचेस आउटसोर्स कर सकते हैं, इस्लामाबाद में ब्रांच बना सकते हैं। तो आप ऐसे ज़्यादा सर, इधर एक मसला है, हाई के अपने पेपर में भी एक कॉलेज का नाम लिखा है जो SB से शुरू होता था, था रीसेंट पेपर में। SBI नहीं, SB से शुरू होता था, मतलब आगे कुछ और लिखा हुआ था। फिर सर आपका नाम भी है। ज़ाहिर है पूरा थोड़ी बात होगी ना। अच्छा जी, आउटसोर्सिंग के फ़ायदे।
पेपर का आप एक पॉइंट उधर छोड़ रहे हैं। आप हमें बता रहे हैं कि बड़ा आउटसोर्स कर रहे हैं, छोटा जो है बिजनेसमैन उसको बड़े लेवल पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो छोटे ही हैं, उनको ऊपर आने के लिए क्या स्ट्रेटजी देखनी चाहिए? ये तो एक अलग मसला आ गया ना, इस तरफ आते हैं। पहले मुझे बताएं ना फ़ायदे क्या हैं आउटसोर्सिंग के। रीसेलर का है, इस तरह क्या है, रीसेलर है। मुझे कोई ऑर्डर आता है, मैंने कहीं से कुछ पावर बैंक किसी ने 2000 का लिया, यहाँ पे होलसेल प्राइस है, मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ, वो खुद उसे डिलीवर करते हैं एट द एंड, जो ऊपर होता है वो। इन्होंने कहा बड़े ज़बरदस्त है। इन्होंने कहा कि मैं एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, ये वहाँ पे एक सप्लायर के तौर पर रजिस्टर हुए हुए हैं, इनके पास ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर किसी सस्ते वाले से ख़रीद के जो थोड़ा कम में सप्लाई करता है होलसेल वाला, उस बंदे तक पहुँचा देते हैं, वही होलसेलर। मैंने सिर्फ ऑर्डर प्लेस करना है यहाँ पे, ये जैसा है ना, मैं अपने कस्टमर की फुल एड्रेस वगैरह लिख दूंगा, ऐप वाले खुद पैक करेंगे, खुद डिलीवर करेंगे, मुझे प्रॉफिट देंगे। मज़े की बात है कि वो डिलीवर भी करेंगे और मोस्ट प्रॉब्ली इनके नाम का तख्ती भी लगा देंगे। मेरे नाम और ये बैठे बैठे एक छोटी सी प्रोडक्ट पे 300, 500, 1000, 1200, 1500 कमा लेंगे। टोटल मिडल मैन बन गए। ऑर्डर इनके पास आया, इनके पास क्यों ऑर्डर आएगा? इनके ताल्लुक़ की वजह से। ये उस ताल्लुक़ का फ़ायदा उठाएंगे और उस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। ये आउटसोर्सिंग से अगला लेवल है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, मैं भी उस तरफ भी आता हूँ। ये आउटसोर्सिंग से एक नेक्स्ट लेवल है। हाँ, मतलब अब आउटसोर्सिंग के फ़ायदे आप बता रहे थे, फिर हम इससे आगे जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि आपका नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाता नेटवर्क बहुत बड़ा बन जाता है, काम बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। आप कहते हैं अब मसले कोई नहीं, कल को फर्नीचर की कुर्सियाँ आ जाएँ बनाने के लिए, कल को घर के डाइनिंग टेबल आ जाए बनाने के लिए। आप कहेंगे अब तो हमें गेम समझ आ गई है, लाओ जो भी ऑर्डर है पकड़ाई जाओ। कॉस्ट कम है, बहुत भी कम हो जाती है, आपका जो खर्चे हैं वो बहुत खर्चे बहुत कम हो जाते हैं, अकाउंटिंग नहीं करनी पड़ती इतना। बहुत ज़्यादा हिसाब किताब चीज़ें, कैलकुलेशंस, ये वो, स्टोरेज, रेंटल, ये सारी चीज़ों से आज़ाद हो जाते हैं, टाइम सेव हो जाता है। आप अपने कोर बिज़नेस पे फोकस कर सकते हैं। आईकैप ने किया ये काम। आईकैप को पाकिस्तान में अकाउंटेंसी की एजुकेशन देनी आती थी, आईकैप को अकाउंटेंसी को रेगुलेट करना आता था, आईकैप को गंदे पेपर सेट करने आते थे। बच्चों को गंदे लगते हैं ना, आईकैप तो प्रोफेशनल पेपर बना रहा है, लेकिन जो बच्चों को, आईकैप का ये मेन काम था। आईकैप को किताबें लिखनी नहीं आती थी। देन आईकैप डिसाइडेड कि आईकैप अपनी तरफ से किताबें देगा, तो फिर आईकैप ने ये काम आउटसोर्स किया एमआईएल वुल्फ को। एमआईएल वुल्फ यूके बेस्ड पब्लिशर। कभी आईकैप की किताब देखिएगा तो कुछ किताबों पे अभी भी एमआईएल वुल्फ लिखा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, आउटसोर्स कर दिया। वो पब्लिशर थे, वो दुनिया में ACCA ICW की किताबें बनाते थे, उनको आईकैप ने आउटसोर्स कर दिया कि जी आप किताबें बना के दें। बच्चे से पैसे लेते थे, उनसे खर्चा होता था, दरमियान में आईकैप को एक छोटा सा चंक बच जाता था। तो दैट वाज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग कभी बता के की जाती है, कभी नहीं। आईकैप ने ऑफिशियली बता के किया। करंटली आईकैप जो आउटसोर्सिंग कर रहा है वो बगैर बताए कर रहा है। आईकैप की अब कुछ किताबों पे एमआईएल वुल्फ का नाम नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है वो किताबें अब आईकैप बना रहा है, और आईकैप को तो पहले भी किताबें बनानी नहीं आती थी। पढ़े लिखे बंदे के लिए तो इसका मतलब है कि आईकैप वो किताबें इसी तरह से किसी मोहल्ले में, किसी मकान में बैठे हुए किसी शख्स से बनवा रहा है। आपसे कोई भी ऐसे लोग जो रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे बैठ के काम कर रहे हों, और जो है तो मैं मतलब मिसाल दे रहा हूँ कि आउटसोर्सिंग ऐसी होती है कि उसमें सामने एक मेन बिजनेस होता है और पीछे कहीं ना कहीं किसी और से काम करवाया जा रहा होता है। सर आईकैप तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जी जी बिल्कुल ऐसी है। प्रॉफिट कमा रहा है। नहीं, प्रॉफिट नहीं है, ऐसे मार्जिन कहते हैं। आईकैप अगर किताब बेच रहा है और किताब के बेचने में 200-300 रुपये रख रहा है, तो वो इसलिए रख रहा है कि उसको वसीतर मफाद में अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च कर सके। सबसे बड़ा आप पे खर्चा होता है। 12 करोड़। आईकैप रिवीजन क्लासेस कराता है। पाकिस्तान में तकरीबन आधे ऐसे बच्चे हैं CA के जो कॉलेज से नहीं पढ़ते। मेजॉरिटी उनमें से आईकैप की रिवीजन क्लासेस को वॉच करते हैं। मेरा अभी YouTube हैक हो गया, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं है, मेरे साल में चैप्टर 1 के 20,000 व्यूज़ थे बीलो में, एक साल में 20,000 व्यूज़। जबकि हमारी फील्ड इतनी बड़ी पॉपुलेटेड नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो 20,000 का मतलब है कि तकरीबन आधी पॉपुलेशन ने वो लेक्चर प्ले किया। तो ये सर्विस किसने दी थी? आईकैप ने लोगों को बुलाया, अपने पास बड़े हाई क्वालिटी के अच्छे लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए, और वो बच्चे जो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं अफोर्ड कर पा रहे, वो ढूंढते ढूंढते कहीं ना कहीं आईकैप की रिवीजन क्लास तक पहुँचते हैं और उनको पूरा कोर्स मिल जाता है, वो पेपर पास भी कर लेते हैं, वो दुआ भी देते हैं। तो आईकैप ने वो जो खर्चा किया
आपको वो गैप्स तो नज़र आ गए कि इतना पैसे लिए, एग्जामिनेशन से इतना कमाया, तो वो जो दरमियान का खर्चा है वो इन चीज़ों पे खर्चा हो रहा होता है जो नज़र नहीं आता। मतलब अगर 5 दिन के लिए आई कैप के हॉल में जिसमें बड़े बड़े चिलर्स चल रहे हैं और तकरीबन 20 घंटे की एक एक्टिविटी हो रही है और उसमें एक टीचर आ रहा है, सारा कुछ, अभी तो टीचर आई कैप को चार्ज नहीं करते। इसमें भी मतलब ये बिद्दत फैलाने वाला भी मैं ही था। तो अभी अगर टीचर चार्ज कर रहे होते तो आई कैप टीचर्स को भी देता, आई कैप वहाँ पे खर्चा वगैरह भी करता, जो बच्चे आए होते हैं उनको डेली चाय भी मिल रही होती है, बिस्किट्स भी मिल रहे होते हैं, वो सारी एक्टिविटी पे आई कैप खर्च कर रहा होता है। क्या उसके एवज आई कैप बच्चों से कुछ मांग रहा होता है? फ्री में मिलते हैं। जी फ्री में मिलते हैं। फ्री में मिलते हैं। हाँ, रिवीजन क्लासेस में, आप कभी रिवीजन क्लास में आए तो सही, और जिसमें नहीं होते तो हम टीचर ही उन्हें कह देते हैं यार खुदा का खौफ करें, हम आपसे चार्ज नहीं ना कर रहे, बच्चों को तो कम से कम वो करें। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि आई कैप ने कहा था कि हम इस पर फ़ीस रख रहे हैं, तो फिर हमने कहा था कि अगर बच्चों से फ़ीस ली तो फिर हम भी फ़ीस लेंगे आपसे। फिर हमने जब फ़ीस का रेट बताया तो उसके बाद उन्होंने बच्चों से फ़ीस लेना उन्होंने कहा सारे बच्चों का 500 मल्टीप्लाई होके एक तरफ है नहीं अफोर्ड होने। तो हमने कहा ऐसे नहीं, देखो हम अच्छे हैं, अगर आप अच्छे हो, आप जुल्म करोगे फिर हम भी जुल्म करेंगे। तो अब अरेंजमेंट ये है कि आई कैप के साथ तय ये है कि वो रिवीजन क्लास भी कराएंगे और वो बच्चों को हस्ब तौफीक कुछ ना कुछ उसमें जो है वो कम से कम चाय देंगे, लेकिन वो अच्छे लोग हैं, वो चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह भी दे देते हैं। तो खैर बताने का मकसद ये था कि जो काम, अब देखिए आई कैप ने रिवीजन क्लास देनी थी, आई कैप को पढ़ाना नहीं आता, आई कैप तो अकाउंटेंसी को रेगुलेट करना जानता है, उसने वो काम आउटसोर्स कर दिया, कुछ टीचर्स अलग अलग जगह से बुला लिए, उनसे कहा आप आके हमें वो कर दें। बस इस दफ़ा फ़र्क ये है कि वो टीचर नाम लेके बुलाए, बता दिया कि ये वाले टीचर्स हैं, वरना पब्लिकेशन के केस में, पेपर रिव्यू के, भाई आपका पेपर श्रीलंका से तो नहीं बैठ के बनता होगा पाकिस्तान से कोई बनाता होगा। आप जैसे लोग आपके पेपर जब चेक होते होंगे तो भी कोई पाकिस्तान से लोग चेक करते होंगे, आपके पेपर पे रिव्यू करके जो रिमार्क्स देते होंगे वो भी कुछ पाकिस्तानी लोग होंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे लोग होंगे जिनको पता भी होगा कि ये सिलेबस क्या था, लेकिन वहाँ आई कैप ऑब्वियसली डिस्क्लोज़ नहीं करेगा फॉर कॉन्फिडेंशियल रीज़न कि कल को आप उस बंदे तक ना पहुँच जाएं कि सर जी दसो फिर की आने लगा है। ठीक है, वो लोग हिंट देने की कोशिश करेंगे, एक लेटर गायब कर देंगे और 2 लेटर डाल देंगे इंस्टीट्यूट के नाम में, और जो है वो आपको फिर भी नहीं पता लगेगा। खैर मतलब जो है ना, अब इतने इशारों के बाद भी जो है ना, वही तो कह रहा हूँ, एक आधा पेपर लीक कर दिया गया था किसी को। सही बात है, किसी गरीब का भला हो जाएगा। असल में एथिक्स में और अच्छाई में मतलब वही बात है कि एक बच्चे को पतंग छत पे जाके उड़ाने की इजाज़त देना शायद बच्चे को लगे कि उसके लिए अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा छत से गिर सकता है। तो वो ये चीज़ इस तरह की अच्छी चीज़ हम आपके साथ कभी भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। इसमें नुकसान ये है कि आप में पढ़ने की, मेहनत करने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी, आप सुस्त माइल हो जाएंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ के ठोकरें खाएंगे, क्योंकि आपको तो चोरी शुदा पेपर मिल जाता था और आप पेपर कर लेते थे। वो जो अंदर एक स्किल डेवलप होनी थी वो ख़त्म हो जाएगी। मेहनत एक अलग चीज़ है, लेकिन याद करना एक अलग चीज़ है। असल में देखिए ना, फिर उस कैलेबर पे तो आए ना, आई कैप ने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, वो कहता है जो उस कैलेबर पे स्टैंडर्ड पे आ जाए हम उसे पास कर देंगे। अगर हम एक दफ़ा नहीं आ पा रहे, हम एफर्ट करके दोबारा आ जाएं, या फिर छोड़ दें आई कैप को। तो जब छोड़ नहीं सकते तो फिर उसकी बात तो सुने, कम से कम फिर उसकी ख्वाहिशात को तो पूरा करें। जी असल में आई कैप पाकिस्तानी बॉडी है ना। चलें, अगर इस हद तक आप सवाल पूछें तो मैं बताता हूँ, एमएसए का पेपर बाहर से बन के आता है, सिर्फ एमएसए के पेपर्स, क्योंकि अभी आई कैप के पास केस स्टडी की उतनी हैवी स्किल नहीं है जो ACCA या ICAW के पास है, तो बाहर की बॉडी से आता है, इन अकाउंटिंग बॉडी से नहीं आता, बस बाहर की किसी बॉडी से आता है। हो सकता है वो भी आउटसोर्सिंग हुई भी हो। अब मसला ये है कि रिकॉर्डेड क्लास है, थोड़ी सी देर के लिए ज़रा। जी तो हम बात कर रहे थे आउटसोर्सिंग की, और मैं आई कैप की एग्जांपल दे रहा था कि आई कैप ने आउटसोर्सिंग की ऑफिशियली एमाइल वुल्फ के साथ, और एमाइल वुल्फ को अपनी किताबें जो है वो लिखने के लिए दी। आउटसोर्सिंग हमें समझ आ गई, आउटसोर्सिंग के फ़ायदे समझ आ गए, लिमिटेशंस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। थोड़ी सी बात हुई थी, 22 हो जाएगा,
फॉरवर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन के मसले आना शुरू हो जाएंगे, क्वालिटी कुछ क्वालिटी ख़राब हो सकती है, डिलीवरी लेट हो सकती है, वो डिलीवरी लेट हो सकती है, आपका ब्रांड भी ब्रांड इमेज मुतासर हो सकता है। ये सारे मसलों मसाइल हैं। जब आपको आउटसोर्सिंग की समझ आ जाती है ना, तो आप उससे नेक्स्ट लेवल पे चले जाते हैं। अब इसी बंदे को देखते हैं, ये मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ना, वो कुर्सियाँ बनाता है। इसको अब अगला ऑर्डर आया घर में मौजूद डाइनिंग टेबल का, इसने किसी और बिज़नेस से बात की, उन्होंने वो बना के दे दी। अगली दफ़ा इसको ऑर्डर आया क्लासरूम्स की चेयर्स का, और ये बनाते थे घर की चेयर्स, इसने वो भी आउटसोर्स कर दिया। फिर उसके बाद किसी ने इसको प्लास्टिक की चेयर्स का ऑर्डर दे दिया, इसने वो भी आउटसोर्स कर दिया। किसी ने कुछ और, फिर से समझ आया कि मैं पागल हूँ, मैं फैक्ट्री डाल के बैठा हुआ हूँ, और भी उसने चेयर्स भी आउटसोर्स कर दी, फैक्ट्री बंद कर दी, एक छोटा सा ऑफिस बना लिया। फिर सोचा ऑफिस की भी क्या ज़रूरत है, फ़ोन पे ऑर्डर आता है, फ़ोन पे ऑर्डर देना होता है। एक ऐसा टाइम हुआ कि मुख्तलिफ इन छोटे छोटे कारपेंटर्स वगैरह के साथ ताल्लुक़ बन गए, तो उनको फ़ोन पे कह देता था कि 200 चीज़ें आ रही हैं, उनका ऐसे ऐसे करना है और आपको एक कागज़ पहुंच जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन शुरू कर दी। फिर एक सॉफ्टवेयर ही रख लिया जिसमें इधर से ऑर्डर आता था, उधर से ऑर्डर जाता था। फिर उसने सोचा मैं अगर सो रहा हूँ और एक ऑर्डर आया हुआ हो और मैं अगले दिन वो ऑर्डर फॉरवर्ड करूँ और बीच में ऑर्डर स्लिप हो जाए, तो कुछ ऐसा हो कि मैं सो रहा हूँ और ऑर्डर आए और चला जाए। तो जब आप आउटसोर्सिंग के इस लेवल पे चले जाते हैं, तो फिर आपको ऑफिस भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ कुछ कम्युनिकेशन डिवाइसेस चाहिए, और कहीं से ऑर्डर आएगा, कहीं को जाएगा, और आप दरमियान में मिडल मैन बन जाएंगे। ऊबर करीम, अपनी कोई गाड़ी नहीं, लेकिन ऑर्डर देने वाला कस्टमर अलग जगह पे है, टैक्सी ड्राइवर अलग जगह पे है, टैक्सी ड्राइवर सप्लायर है, रिसीव करने वाला कस्टमर है, और ये दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं यूजिंग ऐप। तो ये फिर वर्चुअल कंपनी बन जाती है कि आप वर्चुअली ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। अब एट CMADZ ऑनलाइन स्टूडेंट अपने घरों में बैठे हुए हैं, टीचर्स अपने घर में बैठ के स्टूडियो से उनको सर्व कर रहे हैं, और हम दरमियान में कनेक्शन बन जाते हैं कि उन टीचर्स को उन स्टूडेंट से कनेक्ट करवा देते हैं। तो हमें एक कैंपस नहीं चाहिए, हम 2 मरले की एक जगह पे अपना पूरा सेटअप डाल के बैठे हुए और बड़े आराम से ऑनलाइन में अभी इस वक्त हमारे अपने सेटअप से हमें हिट पड़ी है। अदरवाइज़ हम पिछले साल 6000 स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया है 2 मरले के कैंपस में, और ये 10 गुना कैंपस है, और इसके खर्चे वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो वर्चुअल कंपनी बन गया। वो इतना वर्चुअल हो गया कि कस्टमर भी वर्चुअल है, सप्लायर भी वर्चुअल है, हम दरमियान में कनेक्शन है, और हम उन दोनों को जोड़ दें, सारा काम बन जाए। जैसे ये भाई ने भी बात की कि इनके पास ऑर्डर आया, इन्होंने एक और कंपनी को ऑर्डर दे दिया, वही कंपनी खुद बनाएगी, खुद सप्लाई करेगी, खुद ही रैपर लगाएगी, खुद ही इनका नाम लिखेगी, उसको भेज देगी। दराज क्या कर रहा है? दराज एक वेबसाइट है, सप्लायर भी वहाँ पर रजिस्टर है, कस्टमर भी वहाँ पर रजिस्टर है। कस्टमर आके ऑर्डर देता है, वो ऑर्डर एक सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर वो चीज़ खुद बंदे के घर डिलीवर करता है, और उसमें दराज अपना मार्जिन रख लेता है। अमेज़ॉन इस तरह से कर रहा है, अली एक्सप्रेस इस तरह से कर रहा है, अलीबाबा वगैरह। तो ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये आउटसोर्सिंग की एक एक्सट्रीम फॉर्म है, इसको हम कहते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजी ने, हम जहाँ से यहाँ पे आए थे, टेक्नोलॉजी ने क्या किया, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करना शुरू कर दिया। तो अब इसको ज़रा देखते हैं स्क्रीन पे। रीज़न फॉर आउटसोर्सिंग, एंटिटी फोकस करेगी एक्टिविटीज़ विद इन एंटिटी पे, कोर कंपिटेंस पे। एम ये होगा कि हम अपने कोर एरियाज़ में सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएं और बाकी चीज़ें इधर उधर दे दिया करें। एंटिटी वुड आउटसोर्स वर्क टू एंटिटी दैट हैव कोर कंपिटेंस इन दीज एरियाज़, और आप जिनको आउटसोर्स करेंगे वो होंगे जिनको वो काम बहुत अच्छा करना आता होगा। आउटसोर्स काम स्पेशलिस्ट स्किल्स रिक्वायर करेगा जो एंटिटी इंटरनली नहीं कर सकते। आपके पास नहीं है, आपके पास वो मशीन नहीं है, आपके पास वो लोग नहीं है, आपको वो वाला काम नहीं करना आता। ये ऐसे ही है जैसे अगर इस कॉलेज में मैंने AC से शुरू करवाना है तो मैं उसे आउटसोर्स करूँगा, मैं उसे खुद नहीं करूँगा अनलेस कि मेरे पास इतनी स्किल सेट, इतने लोग मौजूद हों जो ACCA के स्पेशलाइज्ड लोग हों। तो आप क्या करते हैं, आप अपने कोर एरिया पे फोकस करते हैं, और जो नॉन कोर एरिया है लेकिन वो प्रॉफिटेबल एरिया, आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या है, लॉस ऑफ कंट्रोल आउटसोर्स एक्टिविटी पे। समथिंग मे गो रॉन्ग, और एक्शन परफॉर्मेंस जो है वो मैं एक्सपेक्टेशन से मीट ना करे। एक्सपेक्टेशन लोगों की हो कि इस ब्रांड की चीज़ है तो बड़ी ज़बरदस्त होगी, लेकिन असल में जो परफॉर्मेंस है वो उसको मीट ना करे।
अफेक्ट ऑन रिलेशनशिप विद सप्लायर, सप्लायर के साथ रिलेशनशिप भी अफेक्ट हो सकता है। अगर आपका काम सही नहीं हो रहा और कस्टमर तंग है तो कस्टमर की वजह से आप अपने सप्लायर से भी लड़ पड़ेंगे, आपके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं रहेंगे, चीज़ें सही नहीं चलेंगी। उसी के आगे मैंने फिर एक डायग्राम बनाई हुई थी, वो खैर अभी हमने ज़बानी डिस्कस कर लिया। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव आइडेंटिफाइबल फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसकी एक प्रॉपर रिकग्नाइज फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कोई हेड ऑफिस या ऑपरेशनल प्रेमिसेस नहीं होती, कोई हेड ऑफिस या ऑपरेशनल प्रेमिसेस नहीं होती, एम्प्लॉयज़ भी शायद ना हो और हो तो ना होने के बराबर। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में आईटी सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स और बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, इन दोनों को जोड़ के आप बिजनेस कर रहे होते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर ब्रांड नेम एज मेजर कोर कंपिटेंस। इनकी सबसे बड़ी कोर कंपिटेंस क्या है? इनका नाम। यार दराज पे ऑर्डर किया था, करीम से टैक्सी बुक करवाई थी, तो ये कंपनी का नाम जो है ना, अमेज़ॉन पे काम किया था, आईकेप से काम करवाया था, तो ब्रांड चलता है। 1 पर्सन और स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन ऑपरेट अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। एक बंदा या चंद थोड़े से लोग एक पूरी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। बात कुछ समझ आई? जहाँ से कहानी शुरू हुई थी वो 2 लाइंस थी। हमने कहा आईटी 3-4 तरह की मेजर चेंजेस लेके आया, डाउन साइजिंग कर दी, डीलेयरिंग कर दी, रीस्ट्रक्चरिंग कर दी, और आईटी की बदौलत आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट या कंपनी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ गया। एंटिटी डज नॉट नीड टू कैरी आउट मैनी ऑपरेशन इटसेल्फ, इंस्टेड इट कैन आउटसोर्स वर्क टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर। आउटसोर्सिंग इज़ मेड मच ईजियर बाय हाई क्वालिटी टेली कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर सिस्टम। अच्छी कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन सिस्टम मौजूद हों तो आप बहुत सारा काम आउटसोर्स कर सकते हैं। तो जब आपको रिपीटेड ऑर्डर आएँ और एक ही तरह का काम बार बार आ रहा हो तो आप बड़े आराम से उसको ऑटोमेट कर सकते हैं, और एक टाइम ऐसा होगा कि आप सो रहे होंगे और ऑटोमेटिकली वो काम हो रहा होगा। डन। तो जो हमारा आज का टारगेट था वो ये था कि हम आईटी को समझें और आईटी ने क्या मेन 4 चेंजेस की हैं उसकी बात करें, और उसमें जिस फिनोमेना को हमने समझना था दैट वाज आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, कि ये क्या है और किस तरह से काम करते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला कहानी को इससे आगे बढ़ाएंगे, मज़ीद आईटी के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। इस चैप्टर में थोड़ी सी मज़े की बातें हैं और अक्सर खुश्क बातें हैं, तो अभी शुरू में मज़े की बातें हैं। क्या जी? अब सवाल ये है कि जो छोटा बिज़नेस है ये बड़ा बिज़नेस कैसे बनाए अपने आप को, मेहनत से, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जहन में रख के, और अब आईटी के सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके। पुराने ज़माने में होता था कि छोटे बड़े बिज़नेस की पहचान थी, इसकी दुकान छोटी है उसकी दुकान बड़ी है। अब इंटरनेट पे सबकी एंटिटी है। इंटरनेट पे एक अच्छा फेसबुक का पेज, समटाइम फेसबुक पे मेरी मिसेज़ मुझे कहती है कि ये वाले ब्रांड जो है ना, इससे मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े ऑर्डर करूँ। अब वो ब्रांड मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना होता है, लेकिन उनका फेसबुक का पेज इतना दिलफरेब होता है, इतने ज़बरदस्त उस पर डिज़ाइन आ रहे होते हैं, मतलब उस पेज को देख के लगता है कि पता नहीं क्या इंटरनेशनल लेवल का बिज़नेस है। एंड आई बिलीव कि शायद हो सकता है हमारे घर के साथ वाले घर में ही बंदे ने बैठ के वो वाला बिज़नेस बनाया हुआ हो। तो कहने का मतलब है कि फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी वर्चुअल एंटिटी को खूबसूरत बना लेते हैं। आपने नोट किया होगा जो कॉलेज फिज़िकली अच्छा चलते हैं उनको वर्चुअली काम नहीं करना पड़ता, और जो फिज़िकली प्रॉब्लम में होते हैं वो नज़र ही वर्चुअली आ रहे होते हैं। वो वर्चुअली आपको हर वक्त बार एड्स नज़र आ रहे होते हैं, बार एक्टिविटीज़ नज़र आ रही होती है, बार रिकमेंडेशंस, बार पोल, बार सारी चीज़ें चल रही होती हैं, एक आर्टिफिशियल एक्टिविटी जनरेट हुई होती है। तो होता यही है कि फिर आप क्या करते हैं, आप अपने बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में एक अच्छा ब्रांड बना के पेश कर देते हैं। तो आज के दौर का बिज़नेसमैन आसान है, वो अपने घर में बैठ के जो है वो बिरयानी वगैरह बनाए और एक इंटरनेट पर खूबसूरत सा एक ब्रांड दिखा दे कि ये बिरयानी की पता नहीं किस लेवल की कंपनी है, और आप अपने घर से बिरयानी सप्लाई कर रहे होंगे ऐसे ही। तो बहुत सारे इस तरह के वो ब्रांड्स हैं। तो इन्होंने कहा कि छोटी कंपनी कैसे अपने आप को ग्रो करे। तो आजकल छोटी कंपनी के लिए ग्रो करना मसला नहीं है। आजकल एक छोटी कंपनी अपने तौर पे एफर्ट करके और चीज़ों को लेके चल सकती है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, फेसबुक सोशल मीडिया पे अच्छी अपीयरेंस को यूज़ करके, पॉजिटिव मैसेज से। और फिर कुछ 2 नंबर तरीके भी होते हैं कि आप फेक रिव्यूज़ डलवा देते हैं, आप जो है वो कमेंट्स डलवा देते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से पोस्टें टैग करवा देते हैं, तो उससे भी चीज़ें जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। हाँ, अफ्रीका से बंदा लाइक कर रहा होता है पोस्ट पे, तो बंदा कहता है कि इसका तो यहाँ ताल्लुक ही कोई नहीं था, लेकिन बहरहाल पोस्ट के ऊपर लाइक्स डली हुई होती हैं। डन। तो बस यहाँ तक आपने पढ़ना है और इंशाल्लाह कल आगे चलते हैं।